फिर मेघा को तुम्हारे सामने अपमानित करूंगा, हा। जैसे ही हंसी की गूंज थमी, पार्थ के शरीर से आत्मवीर की शक्ति धम की आवाज के साथ फूट पड़ी। तत्काल पूरा स्वर्ग संप्रदाय भयानक रूप से कांपने लगा। कुछ कम शक्ति वाले शिष्य इस आघात से पीड़ित हो गए और उनकी मानसिक स्थिति बिखर गई। पलक झपकते ही पार्थ का चेहरा विकृत हो गया और उसके शरीर के पीछे एक विशाल छवि उभर आई। यह उसकी प्राचीन सम्राट ब्लडलाइन की ताकत थी। पार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आर्यन, तुम तो वो मरे हुए कुत्ते हो जिसे मैंने फायर ग्लास शहर में एक लड़की की दया पर जिंदा छोड़ा था। अगर तुम अभी घुटने टेक देते हो तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ और कुछ सालों के लिए तुम्हें अपना कुत्ता बनाकर रख सकता हूँ। उसी पल धम धम एक विस्फोट के समान आवाज आकाश में गूंज उठी और पार्थ का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। हातिम ने चेतावनी दी, यंग मास्टर, सावधान रहना। आर्यन ने हल्के से कहा, हातिम, तुम दादाजी, रूबी और बाकी लोगों का ख्याल रखो। इतना कहकर वो तेजी से पार्थ की ओर आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें दूसरों को झुकाने का इतना शौक है ना? आज मैं तुम्हें दिल की गहराइयों तक झुकने पर मजबूर कर दूंगा। सोलस्टम तकनीक, उसकी सभी शक्तियां 16 गुना बढ़ गई। अपने दाएं हाथ को मजबूती से बंद करते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर पर अचल ब्लेड की शक्ति को एक बार फिर से सक्रिय किया। अचल ब्लेड शक्ति धम। ड्रैगन स्लेयर जो 1,03,000 किलोग्राम वजन का था, वो अचानक 10 गुना भारी हो गया। इसी के साथ उसके अंदर डार्क ड्रैगन गॉड की शक्ति भी जाग उठी। वहीं पार्थ की आंखें गुस्से से चमक उठी और उसने क्रूर आवाज में कहा, त्रिकाल शक्ति। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। उसी समय पार्थ के 3 अवतार दिखे और प्रत्येक एक सच्चा अवतार था। स्तर 3 की अमर शक्ति। पार्थ ने अपने आत्मवीर की शक्तियों को बाहर निकाला और प्राचीन सम्राट की शक्ति के साथ मिलाकर अपनी 6 हथेलियों से आर्यन पर वार किया। उसी समय आर्यन ने भी अपना वार किया। अचल ब्लेड की दबाव शक्ति के नीचे पार्थ का शरीर तुरंत बुरी तरह कुचल गया और उसके मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। वह खुद को रोकने में असमर्थ था और जमीन पर भारी तरीके से घुटने टेक दिए। हालांकि पार्थ एक आत्मवीर था। अगर उसका एक भी अवतार नष्ट हो गया था तो उसके पास 2 और अवतार थे। इसके अलावा उसकी गति बेहद तेज थी। आर्यन की ब्लेड एक ही वार में तीनों अवतारों को समाप्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने एक अवतार को खत्म किया, पार्थ ने दोनों तरफ से अपनी हथेलियां उसकी कमर पर रख दी। अमर हस्त। पार्थ के ये कहने के साथ ही उसके दोनों अवतारों की हथेलियों से एक रोशनी फूट पड़ी। आर्यन ने बचने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास कोई सुरक्षात्मक कवच भी नहीं था। हालांकि आर्यन ने अपनी रक्षा के बारे में सोचा भी नहीं और उसने चिल्लाया, काल मुट्ठी। आर्यन का मानना था अगर सामने वाला उसे मार नहीं सका तो वो सामने वाले को मार देगा। हालांकि पार्थ की हमला बेहद ताकतवर था। उसकी 2 हथेलियों के हमले ने आर्यन के शरीर में जोरदार कंपन पैदा किया जो उसकी चेतना तक पहुंच गया। आर्यन का पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो फटने वाला हो। लेकिन अब आर्यन की सेक्रेट बॉडी लेवल 3 की थी और उसमें दानुज दिल का सम्मिलन हो चुका था। उसकी शारीरिक रक्षा शक्ति आत्मवीर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वो पार्थ के हमले से मरा नहीं और अब वो पार्थ को खत्म करने वाला था। आर्यन ने पार्थ की गर्दन को जकड़ लिया और उसे नीचे पटक दिया। उसके बाद अपनी काल मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने पार्थ को बेरहमी से पीटा। घमंडी, तू घमंडी है ना? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा घमंड मेरे सामने कुछ भी नहीं। आर्यन के मुखों से पार्थ का सिर फट गया। घमंड कर और कर। वो अभी भी लगातार उसके शरीर पर मुक्के मारे जा रहा था। पार्थ का शरीर जमीन में धंस गया। आर्यन ने उसे वहां भी मारना जारी रखा, लेकिन ये केवल पार्थ का एक नकली शरीर था। पार्थ की असली हंसी गूंजी, हा, आर्यन, तूने मेरे 2 नकली शरीर नष्ट कर दिए, लेकिन असली शरीर तो अभी बचा है। पार्थ के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। अचानक उसके शरीर से एक शक्ति की लहर बाहर निकली और उसके दोनों नकली शरीर गायब हो गए। बेवकूफ, पार्थ ने ठहाका लगाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ, चल तुझे असली खेल दिखाता हूँ। आर्यन पलक झपकते ही पार्थ के सामने आ गया। उसने एक हाथ से पार्थ की गर्दन पकड़ी और कहा, सुन कुत्ते, अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली ताकत। पार्थ ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, तू समझता है कि तूने मुझे पकड़ लिया है? उसने अपनी अमर शक्ति सक्रिय की। पार्थ का शरीर चमकने लगा और 2 नए प्रतिरूप बन गए। लेकिन आर्यन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर और डेविल गॉड ब्लेड थे। उसने अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाला और गरजते हुए कहा, नौ स्वर्गीय आत्मा। उसकी गति बिजली से तेज थी। पार्थ के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। पार्थ बार बार अपने प्रतिरूप बनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार आर्यन उसे कुचल देता। इस बीच आर्यन ने अपनी शैडो क्लोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया। अब आर्यन के 8 क्लोन उसके साथ खड़े थे। उसने फिर से पार्थ की गर्दन पकड़ी और बोला, प्रतिरूप बनाना है ना? अब देख तेरा हाल। आर्यन ने उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसने जोर से थप्पड़ मारा। अब मजा आ रहा है ना?
उसने चिल्लाया। पार्थ को जमीन पर घसीटते हुए आर्यन ने उसके घुटने के पिछले हिस्से पर लात मारी। अब घुटनों के बल झुक। पार्थ जमीन पर मेघा के सामने घुटनों के बल झुक गया। आर्यन ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक और जोर से थप्पड़ मारा। सिर झुका और माफी मांग। पार्थ का सिर जमीन से टकराया, उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। आर्यन ने उसे मेघा के सामने 3 बार सिर झुकवाया। पार्थ की हालत दयनीय हो चुकी थी। आर्यन ने अंत में कहा, यही तेरी औकात है। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध थे। आर्यन ने कुछ ही पलों में आत्मवीर स्तर के योद्धा को पूरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे दादाजी के सामने झुककर माफी मांग। इतना कहकर उसने एक जोरदार लात मारी और पार्थ का शरीर घूमते हुए वज्रनाथ सिंह, हातिम, मीनराज और बाकी सभी के सामने जमीन पर जा टकराया। धड़ाम 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 9 बार जोरदार झुकाव से जमीन में गड्ढा बन गया और पार्थ का चेहरा लहू से लाल हो गया। आखिरी बार जब उसका सिर गड्ढे में लगा तो वो वहीं ठहर गया। ये देखकर आसपास के सभी लोग और स्वर्ग संप्रदाय के योद्धा और एल्डर्स हक्के बक्के रह गए थे। सभी संप्रदायों के प्रमुख भी भयभीत हो गए। पार्थ को इस कदर मारा गया था कि वो पूरी तरह से अपनी शक्ति खो बैठा था। आर्यन की इस कदर खतरनाक ताकत से हर कोई सहम गया था। तभी एक प्रमुख बोला, सम्राट विदेश, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। दूसरा बोला, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, मुझे तुरंत वहां जाना है। तीसरा प्रमुख बोल पड़ा, मेरी 80 वर्षीय माँ की हालत नाजुक है, मुझे भी जाना पड़ेगा। एक अन्य ने कहा, सम्राट विदेश, फिर कभी मिलेंगे। सब के सब धीरे धीरे भागने की कोशिश करने लगे। पार्थ, जो एक आत्मवीर स्तर का योद्धा था, उसे भी आर्यन ने एक खिलौने की तरह हराया था। ये सब देखकर वहां रहना उनके लिए जोखिम भरा हो गया था। आर्यन की इस ताकत ने उन्हें कंपा दिया था। एक पल के लिए भी वहां रुकना उन्हें सही नहीं लगा। आर्यन ने फिर अपनी आवाज ऊंची की, क्या मैंने तुम सबको जाने की इजाजत दी? उसी समय एक सिंह योद्धा तेजी से आया और नंदीश के सामने सिर झुकाते हुए बोला, कुलपति, सिंह सेना यहाँ पहुंच चुकी है। ये सुनकर विदेश का चेहरा काला पड़ गया। जाने की सोच रहे प्रमुखों के चेहरे भी बदल गए। आर्यन, हम यहाँ केवल महासभा में भाग लेने आए हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन, तुम्हारी अकड़ भी किसी हद तक होनी चाहिए, हमारा इस मामले में शामिल होना गलत होगा। सही कहा, हमें जाने दो। आर्यन ने एक ठंडी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी भी अपनी अकड़ को सीमित नहीं किया। मैंने तुम सबको पहले मौका दिया था, अब कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आर्यन उन्हें पहले ही एक मौका दे चुका था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये लोग आगे चलकर फिर से उसके रास्ते में आ सकते थे, इसलिए उन्हें माफ करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर सिंह परिवार की सत्ता कायम करना चाहता था। सभी प्रमुख अब उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार थे। उनमें से एक ने साहस जुटाते हुए कहा, आर्यन, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम सभी संप्रदायों के खिलाफ जाना चाहते हो? आर्यन ने अपनी बाहें टेढ़ी कर कहा, मुझे हद से बढ़ना ही पसंद है। तो क्या करोगे? आओ और मुझे रोक के दिखाओ। उसी पल पार्थ ने जोरदार ठंडी और खौफनाक हंसी के साथ सिर उठाया। वाह वाह, इस बार वह पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। पार्थ की शक्ति अब पूरी तरह से बदल गई थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। वो किसी राक्षसी शक्ति का आह्वान कर चुका था। पार्थ ने अपनी शक्तियों को अब तक दबा रखा था। जब उसने पहली बार आत्मवीर का स्तर प्राप्त किया था, तब उसकी प्राप्ति अधूरी थी। उसकी ताकत में कुछ कमी थी, एक ऐसा तत्व जो उसे शिखर तक ले जा सके। ये तत्व था उसके भीतर छिपा राक्षस, जो अब पूरी तरह से जाग चुका था। अब उसके भीतर राक्षसी ऊर्जा ने अपनी चरम सीमा छू ली और उसने आत्मवीर स्तर की पूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर लिया। ये सब आर्यन की वजह से हुआ। इस बीच एक अंधेरे कोने में वादान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब उसने अपनी असली शक्तियों को जागृत किया है। उसके पीछे खड़े एक आदमी ने कहा, गुरुदेव, ये शक्ति उसकी आत्मा को तोड़ सकती है। ये वादान को वह शिष्य था जो पिछले कई सालों से पार्थ की मदद कर रहा था। उसने आगे बोला, भले ही उसने आत्मवीर का स्तर अब पूरी तरह से हासिल कर लिया है, लेकिन तब क्या होगा अगर वो उस राक्षसी शक्ति को काबू नहीं कर सका तो? उसी समय वहां एक तीसरी आकृति दिखाई दी। बुर्जुग सर्गेश्वर ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है, दानव है, भूत है या फिर कोई राक्षस। हमें केवल डीमन स्लेयर से मतलब है और किसी चीज से नहीं। वादान हंसते हुए बोला, एल्डर शर्भंग सही है, जब तक ये डीमन स्लेयर की बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा, या फिर वो क्या करता है, और वैसे भी उसके शरीर से राक्षस को निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वादान को एल्डर शर्भंग के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो दोनों पहले ही एक दूसरे से मिले हुए थे। अमर महल में कोई भी उनकी इस दोस्ती के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने दानुज राक्षस को मारा है वो ये नहीं है।
अगर हम उसे स्वर्ग महल ले जाते हैं और बुर्जुक सर्गेश्वर को पता चल गया कि वह डीमन स्लेयर नहीं है तो क्या होगा? शरभंग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह तय करना कि पार्थ डीमन स्लेयर है या नहीं दूसरों का काम नहीं है। ये तय करने का अधिकार केवल मेरा है। अगर मैं कहूं कि वो डीमन स्लेयर है तो वो डीमन स्लेयर है। और जहां तक बुर्जुक सर्गेश्वर की बात है, वो बस डीमन स्लेयर के जन्म की भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर यह नहीं बता सकते कि असली डीमन स्लेयर कौन है। अगर हम पहले डीमन स्लेयर को अमर महल ले जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से इनाम मिलेगा। शरभंग ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। वादान ने भी एक संतुष्ट हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सिंह परिवार का ये लड़का वाकई बुरा नहीं है, पर उसका दुर्भाग्य कि वो सिंह वंश का है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई। दूसरी ओर महल में मौजूद सभी लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। पार्थ अब राक्षसी स्वरूप में था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर पूरा काला हो चुका था। वह जमीन पर पड़ा ठहाके मार रहा था और उसके चारों ओर काली लपटें उठ रही थीं। पार्थ अब पूरी तरह से उसके भीतर की राक्षसी ऊर्जा के काबू में था। क्या यह आत्मवीर की असली शक्ति है? पार्थ ने घुटी आवाज में खुद से कहा। वह अपने भीतर शक्तियों का एक सैलाब उमड़ता हुआ देख सकता था। फिर वो बुरी तरह से हंसने लगा। उसकी हंसी चारों ओर एक बिजली की तरह कड़क रही थी, जिसने हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। यह ऐसा था मानो अभी अभी किसी राक्षस का जन्म हुआ हो। अरहत ने चिंतित होकर कहा, पार्थ के अंदर का राक्षस जाग चुका है। वज्रनाथ सिंह गंभीर स्वर में बोले, क्या इसका मतलब है कि वो भी अब राक्षस बन गया है? रूबी ने कहा, यंग मास्टर, यह उसके अंदर राक्षसी ऊर्जा के कारण है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी आत्मा पर नियंत्रण खो दिया है। उसकी शक्ति तो पहले जैसी है, पर उसकी क्रूरता कहीं अधिक हो गई है। वो पार्थ के अंदर की उस राक्षसी शक्ति को महसूस कर सकती थी जिसे कोई नहीं देख सकता था, और ये सब उसकी फीनिक्स ब्लड लाइन की शक्ति के कारण था। आर्यन भी महसूस कर सकता था कि पार्थ के शरीर से निकलने वाली राक्षसी आभा अब और भी अधिक क्रूर हो चुकी थी। लेकिन उसके भाव नहीं बदले, क्योंकि वो स्वर्ग संप्रदाय में आने से पहले ही हर स्थिति का सामना करने के इरादे से आया था। पार्थ के शरीर से काली तेज लपटें पागलपन के कगार पर निकल रही थी। अब उसकी आंखों का रंग भी खूनी लाल से बिल्कुल सियाह काला हो चुका था। उसने धीरे से आर्यन की ओर सिर घुमाया और एक राक्षसी भारी आवाज में कहा, हा, तुम पहले हो जिसने मुझे इस हद तक मजबूर किया है, लेकिन तुम आखिरी भी हो। ये कहकर पार्थ की शैतानी शक्तियों ने एक तूफान का रूप ले लिया। उसकी तीव्रता इतनी भयावह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर धरती पर गिरने वाला हो। एक पल में पार्थ आर्यन के ठीक सामने था। उसकी काली ऊर्जा ने आर्यन को दबोच लिया। तेरा मरने का वक्त आ गया है आर्यन। पार्थ की शक्ति ने आर्यन को महल की दूसरी तरफ फेंक दिया। आर्यन एक इमारत के ऊपर जाकर गिरा। उसके गिरने से पूरी इमारत चकनाचूर हो गई। चारों ओर धूल और मलबा फैल गया। पार्थ की आभा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वास्तव में यही आत्मवीर की असल शक्ति थी। पार्थ क्रूरता से हंसा, हा, आर्यन, मजा आया या नहीं? आर्यन मलबे से बाहर निकला और उसने कहा, डेविल बॉडी। अगले ही पल आर्यन का शरीर डेविल शक्तियों से घिर गया। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं और उसके लंबे बाल खून की लहरों जैसे बिखरने लगे। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, अगर तुम एक राक्षस हो तो मैं तुम्हें असली राक्षस की ताकत दिखाता हूँ। इसी के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पार्थ की आंखें सिकुड़ गई और आर्यन के वार करने से पहले वो तुरंत एक रोशनी में बदलकर आर्यन की ओर तेजी से बढ़ा। कुत्ते अब मर। उसकी भयावह आवाज हवा में गूंजी। उसी समय आर्यन की आवाज भी गूंजी, चलो देखते हैं कि कौन मरता है। तुरंत आर्यन की आंखों का रंग बदल गया और उसने कहा, डेविल स्नैक आए। अचानक एक अदृश्य शक्ति पार्थ के शरीर में घुसी, जिसे महसूस करते ही पार्थ की आंखें सिकुड़ गई। उसका पूरा शरीर एक पत्थर की भांति जम चुका था। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी राक्षसी शक्ति और अंदरूनी शक्ति को जैसे सील कर दिया गया था। ये केवल कुछ ही देर के लिए था, लगभग 3 से 4 सेकंड, लेकिन आर्यन के लिए इतना वक्त भी काफी था। काल अस्थि बंधन, पहला स्तर। आर्यन के शरीर में काल अस्थि बंधन की शक्ति फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर बदल गया और एक खतरनाक शक्ति ने आसपास के वातावरण को ठंडा कर दिया। उसी वक्त आर्यन के हाथ में ड्रैगन स्लेयर ने हिलना शुरू कर दिया और उससे अचल ब्लेड की शक्ति बाहर फूट पड़ी, जो आसमान को छू रही थी। आर्यन ने एक बार फिर से गर्जना की, डार्क ड्रैगन गॉड। डार्क ड्रैगन गॉड की छाया बाहर निकली, जिसने अपने चारों ओर अचल ब्लेड की शक्ति को लपेट लिया और तेजी से झपटते हुए पार्थ की गर्दन पर वार किया। शक्तियों का एक तेज धमाका जिसने पूरे स्वर्ग संप्रदाय को हिलाकर रख दिया। पार्थ आकाश से नीचे गिर गया, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक जिंदा था। पूरा स्वर्ग महल एक खंडहर बन चुका था और पार्थ घुटनों के बल एक गहरे गड्ढे में बैठा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और काले रंग का खून उसके मुंह के कोनों से बह रहा था। पार्थ ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, हा, तुम मुझे मारना चाहते हो आर्यन, तुम इसके लायक नहीं हो। हा। आर्यन हवा में तैरते हुए नीचे गड्ढे में बैठे पार्थ को घूर रहा था।
उसकी आंखें कठोर और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चलो देखते हैं। ये कहते ही आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को स्पेस रिंग में रख दिया। उसकी भौहों के बीच हलचल हुई और उसने गंभीर स्वर में पुकारा, हातिम। समझ गया। हातिम ने सिर हिलाकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी भारी भरकम उपस्थिति ने पूरे माहौल को और अधिक गंभीर बना दिया। उसने अपनी पीठ से एक विशाल ताबूत उतारा। ताबूत का हर हिस्सा भयंकर ऊर्जा से भरपूर था। जैसे ही ताबूत को जमीन पर रखा गया, वो कांपने लगा। उसकी सतह से तेज आवाजें आने लगीं। अचानक एक भयानक आवाज के साथ ताबूत से एक स्वॉर्ड निकली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ताबूत से कुल 81 स्वॉर्ड निकलकर हवा में तैरने लगीं। उनकी चमक और घातक ऊर्जा ने पूरे वातावरण को खतरनाक बना दिया। आर्यन ने क्रूर हंसी के साथ कहा, पार्थ, अब देखते हैं कि तुम इन वारों को कैसे झेलते हो। स्वॉर्ड सेंट के 81 वारों का अनुभव करो। स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक का मतलब था एक स्वॉर्ड इंटेंट और हर एक दूसरे से अलग। साथ ही एक स्वॉर्ड इंटेंट इस्तेमाल करने की खपत 10,000 ट्रियू एनर्जी पॉइंट्स थी, यानी कि 81 स्वॉर्ड इंटेंट इस्तेमाल करने की खपत 8,10,000 ट्रियू एनर्जी पॉइंट्स। आर्यन ने कभी भी पूरे 81 स्वॉर्ड इंटेंट का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास पर्याप्त ट्रियू एनर्जी थी। इसके अलावा अगर उसने इस पर महारत हासिल कर ली तो उसे एक विशेष स्थिति स्वॉर्ड सेंट मोड प्राप्त हो सकता था, आकाश झकझोर देने वाला स्वॉर्ड इंटेंट। आर्यन ने कदम बढ़ाया और पहली ही चाल में उसकी एक स्वॉर्ड बिजली की तरह पार्थ के सिर पर गिरी और उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। दूसरा स्वॉर्ड इंटेंट। आर्यन ने फिर बिना रुके एक के बाद एक स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल किया और हर एक स्वॉर्ड पार्थ के ऊपर ऐसे गिर रही थी मानो स्वर्ग से उसे कोई सजा मिल रही हो। गहरा गड्ढा फैलता जा रहा था। पार्थ, जो गड्ढे में पड़ा था, उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार स्वॉर्ड के वार उसे जमीन में और धंसा देते। आह आह, पार्थ दर्द में चीख रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। आर्यन ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, चिल्ला पार्थ, और चिल्ला। मैंने तुझे फायर ग्लास शहर में पहले ही कहा था, अगर तूने मुझे नहीं मारा तो एक दिन मैं तेरे पूरे वंश को मिटा दूंगा। 3 साल से मैं बस इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब चिल्ला। 3 साल तक आर्यन ने इस पल के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। इस सारे समय में पार्थ और स्वर्ग संप्रदाय उसकी सोच पर एक पहाड़ की तरह सवार थे। अब आर्यन का गुस्सा, जो 3 साल से उसके भीतर था, अमृति स्वॉर्ड की धार में झलक रहा था। स्वॉर्ड सेंट के 81 वारों ने पार्थ को जमीन के अंदर दफन कर दिया, जैसे वो एक मरा हुआ कुत्ता हो। उसके शरीर से उठती राक्षसी ऊर्जा भी आर्यन के इन वारों से नष्ट हो गई। 81वां स्वॉर्ड इंटेंट, अनंत स्वॉर्ड इंटेंट। ये वार ऐसा था जैसे आकाश फट गया हो। पार्थ का पूरा शरीर फटने की कगार पर था और उसने खून की एक बड़ी धार उगली। जिस गड्ढे में वह पड़ा था वो लगभग पूरा खून से भर चुका था। पार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें डर से कांप रही थी। आर्यन गड्ढे के किनारे पर उतरा और ठंडे स्वर में बोला, अब बता, तेरा घमंड कहाँ गया? पार्थ, जो दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, पिछले 100 वर्षों में सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था और जिसके पास प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन थी, अब आर्यन द्वारा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। आर्यन ने फिर से कहा, क्या हुआ? दिखा तू कितना घमंडी है। उसकी आवाज में हत्या का इरादा झलक रहा था। ये पहली बार था जब पार्थ अपने जीवन में डर का इस कदर अनुभव कर रहा था। आर्यन की उपस्थिति इतनी भारी थी कि उसका पूरा घमंड टूट गया। फिर वो आर्यन के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अगर तुम्हें मेघा चाहिए तो ले लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। पार्थ को इस तरह गिड़गिड़ाता देखकर स्वर्ग संप्रदाय के योद्धाओं का मनोबल भी टूट गया। जब उसकी ये हालत थी तो वो कुछ भी नहीं थे। आर्यन ने मेघा की ओर देखा। मेघा, जो अब तक चुप खड़ी थी, ने पार्थ की ओर देखा और उसके पहले कहे गए शब्दों को याद करते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसने बस एक शब्द कहा, मार दो। पार्थ ने गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे? आर्यन ने बिना देरी किए अपने हाथ में आदमखोर किंग कॉन्ग ऐप की शक्ति को इकट्ठा किया और एक मुक्का बनाते हुए बोला, मरने के लिए तैयार हो जा। उसी समय, रुको, एक गूंजती हुई आवाज आई। इस आवाज में कोई शक्ति नहीं थी, पर हर किसी का दिमाग हिल गया। आर्यन भी उनमें शामिल था। और उसी समय आर्यन के कानों में पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, ये एक इम्मोर्टल योद्धा है, आर्यन। आर्यन की आंखें छोटी हो गई और उसने गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उसने नीचे मुंह के मारा। मैंने कहा, रुको। इस बार यह आवाज सीधे आसमान से आई और एक अदृश्य शक्ति ने आर्यन को बांध दिया। अब आर्यन हिलने डुलने में असमर्थ था। तभी आकाश में एक दरार सी खुली और 3 रहस्यमय व्यक्ति सामने आए। वो थे वादान, शरभंग और वादान का शिष्य प्रीच। उनके शरीर से निकलने वाली आभा किसी साधारण योद्धा की नहीं थी। ये लोग तो अमर द्वीप से हैं। क्या वो लोग पार्थ को लेने आए हैं? वो सभी अमर योद्धा हैं। उनकी आभा बहुत अलग है।
आसपास के प्रमुख फुसफुसाने लगे। वास्तव में वो लोग कहीं से भी साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। वो आकाश से उतरे देवताओं की तरह थे, जिनकी आभा भर ही सब चीज को तबाह करने के लिए काफी थी। वो उन लोगों की तरह मोर्टल नहीं थे, बल्कि इमोर्टल थे। पार्थ, जो खून से लथपथ गहरे गड्ढे में पड़ा था, ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, मेरा गुरु यहाँ है आर्यन, अब देखता हूँ कि तुझ जैसा मामूली इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसकी आवाज में दम था। हृदेश ने भी चिल्लाते हुए कहा, गुरुजी, कृपया पार्थ को बचा लीजिए। वज्रनाथ सिंह ने आसमान की ओर देखा और चिंता में कुछ बुदबुदाया। वहीं वीरन ने कहा, ये लोग साधारण योद्धा नहीं लगते, इनकी आभा देवताओं जैसी है। प्रीच ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने रुकने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? ये कहते हुए उसने अपनी शक्ति को थोड़ा कम किया, जिससे आर्यन के शरीर पर पड़ता दबाव कुछ ढीला पड़ गया। हालांकि आर्यन को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में जुनून की चमक थी और उसने चीखते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारे बाप की आवाज भी सुनी थी। आर्यन ने बिना रुके पार्थ पर जोरदार मुक्का मारने की तैयारी की। तुम्हें मारना ही होगा, उसने गरजते हुए कहा। पार्थ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गुरुजी, मुझे बचाए, मुझे बचाए, उसने लगभग रोते हुए चिल्लाया। उसे लगा नहीं था कि आर्यन अब भी उस पर हमला करने की सोचेगा। यहाँ तक कि प्रीच को भी नहीं लगा था। आर्यन वास्तव में पागलपन की कगार पर था। मैं तुझे आज मारकर ही रहूंगा, आर्यन अपने मन में चिल्लाया। वो किसी भी हाल में पार्थ की जान बख्शना नहीं चाहता था। चाहे आज उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसे बस पार्थ को खत्म करना था। पार्थ का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने शरीर को हिला सके। उसे आर्यन के रूप में अपने सिर पर मौत दिख रही थी। उसी समय वादान की आंखें छोटी हो गई और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, लड़के, तेरा अंत यही है। पल भर में उसकी छवि गायब हो गई। फिर बूम, एक धमाके के साथ आर्यन हवा में उछल गया। वादान की अदृश्य शक्ति इतनी खतरनाक थी कि आर्यन के शरीर में दरारें पड़ गईं और उसकी हड्डियां लगभग टूटने की कगार पर थी। आर्यन का शरीर 1000 मीटर दूर जा गिरा। यंग मास्टर, रूबी, हातिम और सभी तुरंत चिल्लाते हुए उसकी ओर भागे। उसी वक्त हृदेश ने चिल्लाते हुए कहा, सभी को मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसके दिल की गहराई तक सिंह परिवार के लोगों का डर बैठ गया था। उनमें से हर एक की ताकत भयावह थी। इसके अलावा वह बिल्कुल भी उन्हें आर्यन की मदद नहीं करने देना चाहता था। अगर वो इस बार भी बच गया तो ना जाने अगली बार वो किस तरह की ताकत के साथ वापस लौटेगा। दूसरी ओर आर्यन के पूरी शरीर में दरारें उभर रही थी। उसका चेहरा, छाती, सिर, पैर, हर जगह दरारें फूट रही थी। साथ ही उसकी एचपी तेजी से घट रही थी। पुनर्निर्माण शक्ति, जैसे ही उसने इस शक्ति को सक्रिय किया, उसकी एचपी 1000 पॉइंट्स बढ़ गई। लेकिन ये भी काफी नहीं था। उसने दांत पीसते हुए कहा, काल सूत्र तकनीक, क्या आर्यन इन 3 इमोर्टल योद्धाओं के सामने टिक पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर पाएगा? क्या आर्यन पार्थ को मार पाएगा? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। ओके बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, एक बार फिर से कहता हूं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चैप्टर दिन में 2 ही आते हैं। इसीलिए 1 घंटे के अंदर ही वीडियो होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझोगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जिसे सुनकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं।
वादान की इम्मोर्टल शक्ति अत्यधिक प्रचंड थी। उसके पिछले वार का उद्देश्य केवल आर्यन को खत्म करना था, क्योंकि वो गुस्से से भर गया था। साथ ही आर्यन का नाम सिंह वंश से जुड़ा था। इसके अलावा पार्थ का जीवित रहना वादान के लिए महत्वपूर्ण था। पार्थ वादान के हाथ में एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जो उसे अमर महल में एक ऐसा ओहदा दिया सकता था जिसकी उसकी वर्षों से तमन्ना थी। वादान ने पार्थ की ओर हल्की नजर डाली, फिर दूर पड़े आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी क्षमता से ज्यादा सोचते हो। उसी समय आर्यन ने अपने दाहिने हाथ को भारी झटके से जमीन पर मारा और एक बार फिर खड़ा हो गया। कालसूत्र तकनीक हर चीज की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी और उसे एचपी में बदल सकती थी। वह पत्थरों से भी ऊर्जा खींच सकता था। ये देखकर कि आर्यन अभी भी मरा नहीं था, सभी लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि वादान का चेहरा भी बदल गया, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये अभी तक मरा नहीं। आर्यन ने निर्भीकता से कहा, चाहे तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाए, मैं नहीं मरूंगा। वादान गुस्से में बोला, देखते हैं कि तुम कितने वार सह सकते हो। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत है तो फिर आओ। इसी के साथ उसकी चेतना 18 स्तरीय नरक में से पहले स्तर में प्रवाहित हुई। वहां उसने दृढ़ स्वर में कहा, दानुज राक्षस। 18 स्तरीय नर्क का पहला स्तर, जीभ खींचने वाला नर्क। दानुज राक्षस की आंखें अचानक खुल गईं, उसकी भारी आवाज गूंजी, मास्टर। उसकी आवाज में बेहद असाधारण शक्ति थी। आर्यन की आंखें अहंकार और गुस्से से भरी थीं। उसने वादान की तरफ देखा, जो अब अपनी जगह से गायब हो चुका था, और उसने गरजते हुए कहा, आज देखते हैं कौन किसे मारता है। उसका गुस्सा उफान पर था। चाहे अमरद्वीप का कोई इम्मोर्टल योद्धा हो या फिर स्वर्ग का कोई देवता ही क्यों ना हो, आर्यन को झुकाने वाला कोई नहीं था। वादान की आवाज शून्य से आई, मेरे सामने अहंकार। लड़के, तुम्हारा अंत निकट है। हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी। उसी समय आर्यन के सिर के ऊपर का आकाश फट गया और एक दरार से एक हथेली, जिसमें असाधारण अमर शक्ति थी, नीचे आई। ये हथेली इतनी शक्तिशाली थी कि वो पूरे शिखर को छेद सकती थी। अमर महल के एक एल्डर की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती थी। वो अमर महल के 19 एल्डर्स में से एक था, तो उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी असंभव था। वो चाहे तो अकेला पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप को खत्म कर सकता था। आर्यन का शरीर कांपा और उसने अपने मन में जोर से कहा, दानुज राक्षस। लेकिन इससे पहले कि आर्यन दानुज राक्षस को बुला पाता, एक काली छाया चमकी। एक हथेली ने आकाश से टकराया। एक रोशनी निकली जिसने मीलों दूर के आसमान को ढक दिया और काले बादलों में लगातार कड़कड़ाहट होने लगी। वादान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उतरते हुए कहा, एल्डर व्यासदेव। व्यासदेव ने आर्यन के पास खड़े होकर हल्की मुस्कान से कहा, एल्डर वादान, दक्षिणी क्षेत्र के एक युवा से निपटने के लिए इतनी अमर शक्ति का उपयोग करना उचित नहीं है ना? तभी शरभन का चेहरा बदल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, एल्डर व्यासदेव, आप यहाँ क्यों आए हैं? बुर्जुग सर्गेश्वर ने तो आपको यहाँ नहीं भेजा। एल्डर व्यासदेव हंसते हुए बोले, एल्डर शरभन, क्या दक्षिणी क्षेत्र आपका घर है? अगर ये आपका घर नहीं है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम। शरभन गुस्से में लाल हो गया। वादान ने ठंडे स्वर में कहा, एल्डर व्यासदेव, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे अप्रिय होने के लिए दोष मत देना। वो अब आर्यन को किसी भी हालत में मारना चाहता था। आखिर उस लड़के ने उसके सामने बहुत घमंड दिखाया था और कोई भी उसके सामने इतना घमंडी हो, उसकी बर्दाश्त से बाहर था। व्यासदेव ने कहा, एल्डर वादान, आप अमर महल के एक एल्डर हैं। क्या एक युवा के साथ ऐसा व्यवहार करना आपकी गरिमा के खिलाफ नहीं है? और क्या होगा अगर वो डीमन स्लेयर है? प्रीच तुरंत बोला, डीमन स्लेयर वो नहीं, ये लड़का है। उसने पार्थ की ओर इशारा किया। इस लड़के के पास तो प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन भी है। व्यासदेव ने पार्थ की ओर दयनीय नजर डालते हुए फिर आर्यन को देखते हुए कहा, अगर वो एक डीमन स्लेयर है तो ये छोटा भाई और भी बड़ा डीमन स्लेयर है, क्योंकि डीमन स्लेयर को मारने वाला भी एक डीमन स्लेयर ही होता है। प्रीच का चेहरा गहराई में डूब गया और उसने वादान की ओर देखा। वादान ने ठंडे स्वर में कहा, व्यासदेव, बुर्जुग सर्गेश्वर ने पहले ही यह आदेश दे दिया है कि पार्थ के पास प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन है, इसलिए वही पहला डीमन स्लेयर है। और ये कचरा जो सिंह वंश का हिस्सा है, वो प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता है। इसके अलावा वादान की आंखों में गुस्से की लपटें थीं और उसने आगे कहा, इसके भीतर डेविल्स की शक्ति बह रही है। इसे ध्यान से देखो, वो खुद एक डेविल बन चुका है। ऐसा दुष्ट प्राणी डीमन स्लेयर नहीं हो सकता। आर्यन को डीमन स्लेयर बनने से रोकना अब वादान का प्रमुख उद्देश्य था। एक बार अगर आर्यन डीमन स्लेयर बन जाता तो यह उसकी पूरी योजना को अस्त व्यस्त कर सकता था। शरभंग ने भी अपनी बात जोड़ी, मैंने खुद ने प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन की पुष्टि की है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि यह लड़का आर्यन किस तरह से पार्थ को मारने का प्रयास कर रहा था। ये न केवल खतरनाक है, बल्कि ये निर्दयी हत्यारा भी बन चुका है। ऐसे दुष्ट इंसान को जिंदा छोड़ना हमारी गलती होगी। इस पर वादान ने कहा, एल्डर शरभन का कहना सत्य है।
आर्यन में डेविल्स की बुराई प्रवाहित हो रही है, वो प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन के सामने टिकने लायक नहीं है। उसने अपनी बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा, और जहां तक बुर्जुग सर्गेश्वर के इस आदेश की बात है कि हर प्राणी, चाहे वो दानव हो, मानव हो या अन्य कोई डीमन स्लेयर बन सकता है, उस मामले में ये लड़का कहीं से भी सही नहीं है। उसने अपनी आंखों से आग उगलते हुए कहा, शक्तियों की तुलना में पार्थ एक आत्मवीर है। वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। ब्लड लाइन की तुलना में पार्थ के पास प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन है, वो सच में एक अद्भुत योद्धा है। फिर उसने उंगली से आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सिंह वंश का हिस्सा है, लेकिन यह अभी तक अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को भी जागृत नहीं कर सका है। इसके शरीर में 0 ड्रैगन ब्लड है। जहां तक शक्तियों की बात है, ये बस एक साधारण सा अग्रवीर है, वो कैसे पार्थ की तुलना कर सकता। इसके अलावा ये दुष्ट डेविल तकनीकों का अभ्यास कर रहा है। फिर ये कैसे पार्थ की तुलना में बेहतर है। इस पर व्यासदेव चुप हो गए। ड्रैगन ब्लड सक्रिय दर की समस्या एक बड़ी चुनौती थी। सिंह परिवार का योद्धा होने के बावजूद उसकी ड्रैगन ब्लड सक्रिय दर 0 थी। बस इतना ही काफी था जो उसे पार्थ की तुलना में कमजोर बना देता था। इतना ही नहीं, उनकी शक्तियों में भी बहुत बड़ा अंतर था। जहां पार्थ एक आत्मवीर था, वहीं आर्यन 9वें स्तर का एक अग्रवीर था। भले ही आर्यन एक लेवल बढ़ाकर आत्मवीर बन सकता था, लेकिन इस लेवल को पार करना बहुत मुश्किल था। कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी इसे पार नहीं कर पाते थे और 9वें स्तर के अग्रवीर बनकर ही रह जाते थे। और आर्यन के मामले तो उसके पास उसकी जन्मजात शक्ति भी नहीं थी, इसलिए उसके लिए इसे पार करना तो और भी कठिन होगा। वादान ने जब देखा कि व्यासदेव के चेहरे पर निराशा थी, तो वह और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ब्लड लाइन की जन्मजात शक्ति छोड़ो, सिर्फ आत्मवीर का स्तर ही ऐसी चीज है जिसे ये छोटा सा कचरा कभी पार नहीं कर सकता। क्या वो सच में इसे पार कर सकता है? कभी नहीं। आत्मवीर का स्तर कोई ऐसा स्तर नहीं जिसे कोई भी व्यक्ति बस यूं ही पार कर ले। शरभंग ने भी हंसते हुए कहा, एल्डर व्यासदेव, दक्षिणी तरंग महाद्वीप से एकमात्र वही व्यक्ति डीमन स्लेयर बन सकता है जिसने आत्मवीर स्तर हासिल कर लिया हो, और पार्थ वही डीमन स्लेयर है। भले ही आत्मवीर स्तर अमृतद्वीप में सबसे निचला स्तर है, लेकिन ये लड़का आर्यन उसे भी पार नहीं कर सकता। क्रीच, जो शरभंग के बगल में खड़ा था, ने भी कहा, ये सही है। आत्मवीर का स्तर आर्यन जैसे किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी था। अगर आर्यन डीमन स्लेयर नहीं था तो व्यासदेव के पास उसे बचाने का कोई कारण नहीं था। इससे वादान को आर्यन को खत्म करने का मौका मिल सकता था। व्यासदेव के माथे पर बल पड़ गया। वो सभी सही कह रहे थे। भले ही आर्यन अग्रवीर के 9वें स्तर पर था, भले ही वो पार्थ को हरा दे, लेकिन अगर वो एक आत्मवीर नहीं था तो उसे अमर महल में प्रवेश करने का भी कोई अधिकार नहीं था। बुर्जुग सर्गेश्वर ने पार्थ के आत्मवीर बनने की गड़गड़ाहट को साफ साफ सुना था, इसलिए उन्हें पक्का यकीन था कि पार्थ ही डीमन स्लेयर था। यही कारण था व्यासदेव इतनी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अब उनके लिए आर्यन की मदद करना कठिन हो गया था। वादान ने देखा कि व्यासदेव चुप थे। उसकी हंसी और अधिक ठंडी और क्रूर हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, सिंह परिवार के कचरे, अब अपनी तकदीर को अपना लो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा साधारण इंसान कभी नहीं बदल सकता। हा हा हा। जैसे ही वादान की आवाज थमी, सभी की नजरें आर्यन की ओर मुड़ गईं। वादान की हंसी ने पार्थ को हिम्मत दी और वो भी खिलखिलाकर हंसने लगा। हा हा हा। उसके बाद हृदेश और अन्य संप्रदाय के प्रमुख भी जोर जोर से हंसने लगे। वे सभी वादान की कही बात पर हंस रहे थे। क्या आत्मवीर का स्तर वास्तव में इतना प्रभावशाली है? अगर नहीं है तो क्या आर्यन तुम इसे हासिल कर सकते हो? पार्थ ने हंसते हुए कहा। वादान और बाकी लोगों के समर्थन से उसे अब आर्यन से डर नहीं लग रहा था। बाकी सभी भी हंसने लगे। इसे अपनी औकात पता नहीं है और यह खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। यहाँ तक कि सिंह परिवार के पूर्वज भी इतनी घमंडी बात करने की हिम्मत नहीं करते। आर्यन, तुमने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया है। अगर आत्मवीर स्तर इतना महान है तो क्यों ना तुम इसे पार करके दिखाओ। उनकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। व्यासदेव ने माथे पर बल डालते हुए सोचा, आर्यन की बातें वाकई घमंड भरी लग रही थीं। अमृतद्वीप पर आत्मवीर का स्तर वास्तव में सबसे निचला स्तर था, क्योंकि वहां का प्रशिक्षण और दक्षिणी तरंग महाद्वीप की स्वर्गीय ऊर्जा की घनत्व में बड़ा अंतर था। वादान ने ठंडी हंसी के साथ आर्यन की ओर देखते हुए कहा, लड़के, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अभी आत्मवीर स्तर हासिल कर लेते हो तो शायद ये तुम्हें बचा सकता है। आत्मवीर का स्तर यूं ही नहीं पार किया जा सकता था। ये एक ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ इच्छा से हासिल नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने उन लोगों की ओर देखा जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने बेहद संतुष्ट पार्थ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं इसे 1 मिनट में पार कर दूं तो। जैसे ही यह शब्द निकले, आसपास मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, या इसने वाकई कहा कि 1 मिनट में आत्मवीर बन जाएगा? आर्यन, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं हंसी से मर जाऊंगा।
क्या तुमने खुद को पार्थ से भी बड़ा प्रतिभाशाली मान लिया है? व्यासदेव ने भी धीमी आवाज में कहा, छोटे बच्चे, ऐसा मत कहो। 1 मिनट में आत्मवीर बनना, यह असंभव था। चाहे आर्यन के पास उसकी जन्मजात ब्लडलाइन हो, फिर भी उसके लिए ऐसा करना असंभव था। यहाँ तक कि वादान और व्यासदेव जैसे महान प्रतिभाओं वाले अमर योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकते थे। ये पूरी तरह असंभव था। वादान ने ये जानते हुए कि यह संभव नहीं है, क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो जो चाहे कर सकते हो। आर्यन ने सीधे कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ। भीड़ सन हो गई। शरभंग ने तुरंत गुस्से में कहा, बच्चे, ये तुम्हारी मौत की दावत है। वादान का चेहरा भी गहरा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगर तुम इसे पार नहीं कर पाए तो क्या? आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। थप्पड़ के अलावा मैं उसकी जान भी चाहता हूँ। आर्यन ने अपनी उंगली उठाई और बेहद संतुष्ट पार्थ की ओर इशारा किया। पार्थ की आंखें सख्त हो गईं, मगर उसने उपहास करते हुए कहा, अगर तुम 1 मिनट में आत्मवीर बन सकते हो तो मेरी जान छोड़ो, मैं स्वर्ग संप्रदाय के सभी शिष्यों की जान दे दूंगा। 1 मिनट में पार करना? हमफ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि तुम्हारे सिंह परिवार के पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सकते थे। आर्यन ने पार्थ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने वादान की ओर देखा, क्योंकि पार्थ की जान उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि वादान के हाथों में थी। वादान ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे पार नहीं कर सके तो? आर्यन ने कहा, मेरी जान तुम्हारी। वादान की आंखें चमकी और उसने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारी मौत काफी होगी? मैं तुम्हारे पूरे सिंह परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। व्यासदेव का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, इस प्रस्ताव को मत मानो। वादान ने आर्यन की ओर ठंडी आंखों से देखा और कहा, कचरे, क्या तुम डर गए? क्या तुम्हें डर लग रहा है? हा, क्या आर्यन 1 मिनट में आत्मवीर स्तर हासिल कर पाएगा? अगर वो नहीं कर पाया तो क्या सच में यही आर्यन का अंत होगा? शाम का समय था। चारों ओर तनाव का माहौल फैला हुआ था। लोग अपनी सांसें थामे खड़े थे। सिंह परिवार का हर सदस्य चट्टान की तरह था। सभी जानते थे कि यह लड़ाई आर्यन के लिए सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे सिंह परिवार की गरिमा का सवाल थी। उसी समय वज्रनाथ सिंह खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, बेटा, शर्त लगाओ। हातिम ने तुरंत समर्थन किया, भाई, शर्त लगाओ। हार भी गए तो क्या हुआ, जान भी चली गई तो हमें परवाह नहीं। फिर सिंह परिवार के सभी लोग एक के बाद एक खड़े हो गए और बोले, यंग मास्टर, शर्त लगाओ। इसी बीच चारों सेनापति सिंह सेना के साथ वहां पहुंचे और जब उन्होंने सारी बातें सुनी तो चारों सेनापतियों ने गरजते हुए कहा, यंग मास्टर, शर्त लगाओ। उनके पीछे सिंह सेना ने भी दहाड़ते हुए कहा, यंग मास्टर, शर्त लगाओ। सिंह परिवार को मौत का डर कभी नहीं था। चूंकि आर्यन ने चुनौती को स्वीकारने का संकेत दिया था तो पूरा सिंह परिवार उसके साथ खड़ा था। आसमान में उनकी गूंजती आवाजें अनुगूंज बन गईं। वहीं दूसरी ओर वादान के मन में गुस्सा और घमंड भर गया। उसने एक तीखी हंसी के साथ कहा, मैंने सुना था कि सिंह परिवार मौत से कभी नहीं डरता। चलो आज मैं देखना चाहता हूं कि सच में कितने निडर हो तुम। फिर उसने आर्यन की ओर देखा, हाँ तो कचरे, क्या तुम शर्त लगाओगे? अब हर किसी की नज़र आर्यन पर थी, लेकिन वे जानते थे कि 1 मिनट में आत्मवीर बनने का दावा ये पूरी तरह से असंभव था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं आर्यन करने से डरूं। वादान ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, तो ठीक है। पार्थ के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, आर्यन, अब तो तुम्हारा अंत है। उसे यकीन था कि शर्त में आर्यन की हार निश्चित है, क्योंकि वो एक आत्मवीर था और जानता था कि उस स्तर को हासिल करना कितना मुश्किल था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। वादान ने शत्रुतापूर्ण स्वर में कहा, शुरू करें। व्यासदेव ने चिंतित होकर आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, तुम जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आर्यन ने उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरे परिवार का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहते हुए उसने उन प्रमुखों पर नजर डाली जिनके चेहरे पर घृणा और उपहास साफ झलक रहा था। अचानक वादान ने तीखी आवाज में कहा, 10 सेकंड बीत चुके हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं। इतना काफी है, आर्यन ने कातिलाना अंदाज में कहा। उसी वक्त आर्यन के हाथ में ड्रैगन स्लेयर आ गया। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर एक भयानक काली रोशनी चमक रही थी। अगले ही पल आर्यन की आकृति एक दमकते साए में बदल गई। हंस रहे हो मुझ पर, तुम जैसे काया हंसने के लायक नहीं हो। उसने एक ही वार में एक प्रमुख को मार गिराया। चारों ओर खून के छींटे फैल गए। हंसते रहो, मुझ पर हंसने वालों का यही अंजाम होता है। आर्यन ने एक के बाद एक संप्रदाय प्रमुखों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसकी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड अजेय थी। सभी प्रमुख, जो सर्व सम्राट स्तर पर थे, आर्यन के समक्ष मांस के टुकड़ों की तरह थे। हंसते रहो, हंसी ही तुम्हारे अंत की शुरुआत है, आर्यन ने गुस्से से कहा। बाकी प्रमुखों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की गति और ब्लेड की धार ने किसी को मौका नहीं दिया।
उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। वादान अवाक खड़ा था, वह ये नहीं समझ पा रहा था कि आर्यन इन प्रमुखों को क्यों मार रहा था। हालांकि आर्यन का उद्देश्य साफ था, उसे अपना स्तर बढ़ाने के लिए एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे और वो अभी यही कर रहा था। अंत में आर्यन स्वर्ग संप्रदाय के सम्राट हृदेश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मृत्यु का साया साफ दिख रहा था। हृदेश कांपते हुए बोला, आर्यन तुम क्या चाहते हो? और उसने डर के मारे वादान को पुकारा, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा सिर उधार लेना है। उसके इन शब्दों के साथ ही उसकी ड्रैगन ब्लेड चमकी और हृदेश का सिर धड़ से अलग हो गया। आकाश में एक भयानक बिजली कड़की, मानो स्वर्ग भी ये कहना चाहता हो कि यही न्याय है। हृदेश का सिर जमीन पर गिरने के साथ ही आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने स्वर्ग संप्रदाय के सम्राट हृदेश को मारा है। तुम्हें 180,000 एक्सपी पॉइंट्स, 200,000 ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ फैलाए और पूरी तरह से उस सबसे खूबसूरत आवाज को सुनने के लिए शांत हो गया। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर एक लेवल बढ़ा है। वर्तमान स्तर लेवल 1 आत्मवीर। जैसे ही सिस्टम की यह आवाज गूंजी, आर्यन के शरीर से एक रोशनी ऊपर उठी और वह आकाश में पहुंचकर एक मुहर की तरह फैल गई। इसके बाद आकाश फट पड़ा और घुमावदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये आत्मवीर की गड़गड़ाहट थी। गड़गड़ाहट की आवाज फैलती चली गई और यह आकाश में गूंजते हुए लाखों मील तक पहुंच गई। ये हर किसी के मन में धमाकों की तरह गूंज रही थी। साथ ही आर्यन को लगा जैसे उसके शरीर में शक्तियों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। उसकी आभा अचानक बदल गई और आत्मवीर की शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां तानी, बूम बूम। 2 जोरदार धमाकों के साथ आर्यन के शरीर से आत्मवीर की आभा निकलकर चारों ओर फैल गई। सभी जिंदा लोग आर्यन की ओर मुंह खोले, आंखें फटी हुई उसे घूरते रहे। वो एक आत्मवीर बन गया था और अभी तो 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था। सभी हैरान थे, क्या यह अभी भी इंसान था? क्या ये कुछ ऐसा था जिसे इंसान कर सकता था? सभी ने आर्यन को ऐसे देखा जैसे उन्होंने किसी भूत को देखा हो। काफी देर बाद हातिम बेहद उत्साहित हो गया। उसके शरीर में शक्तियां उबलने लगी और उसने जोर से गरजते हुए कहा, मास्टर आपका तो कोई जवाब नहीं। उसकी आवाज के साथ ही वहां छाया सन्नाटा टूट गया। वीरन, मीनराज और अरहत सभी अत्यधिक उत्तेजित हो गए थे, उनका खून जैसे उबलने लगा हो। आर्यन ने आत्मवीर स्तर हासिल किया था और वो भी एक बेहद अहंकारी अंदाज में। तारा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, ये कमीना इतना सुंदर क्यों है? वर्षा ने भी कहा, वो सच में बहुत सुंदर है। मेघा ने खुशी से चेहरा चमकाया और वह एक छोटी सी लड़की की तरह प्यार में डूब गई। क्या बात है? रूबी और वाणी दोनों हंसते हुए बोली, यंग मास्टर आप तो सबसे सुंदर हो। आर्यन तुम सच में इतने सुंदर हो कि मेरा दिल सहन नहीं कर पा रहा। सुंदर क्या होता है? क्या होता है घमंड? आर्यन ने आज सबको दिखा दिया था। इतना अराजक, इतना जंगली कि कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त आर्यन ने कदम बढ़ाया और वादान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना? वादान का पूरा चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। वो अभी भी आर्यन के स्तर की बढ़ोतरी से हैरान था। उसके दिमाग में अभी भी यह सवाल था कि आर्यन ने ये स्तर बढ़ाने के लिए क्या किया। किसी को मारकर वह कैसे अपनी शक्तियां बढ़ा सकता है? उसी समय राक्षसी हाथ आर्यन ने अपने दिल में जोर से चिल्लाया। उसने अपना हाथ उठाया और बिजली की गति से थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ की गति से हवा में आग की लपटें उठने लगी। हालांकि वादान कौन था? वह एक इम्मोर्टल योद्धा था जिसे आर्यन कभी छू भी नहीं सकता था। उसी समय वादान ने प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें काली हो गई थी और वो चिल्लाया, कचरे तेरी इतनी हिम्मत! इसी के साथ उसके शरीर से एक खतरनाक शक्ति बाहर निकली और आर्यन की ओर तेजी से बढ़ी। लेकिन तभी व्यासदेव का शरीर हिला और वो अचानक आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही उसके शरीर से भी एक भयावह शक्ति बाहर निकली जो सीधे वादान की शक्ति से जा टकराए। ये टकराव इतना खतरनाक था कि आसमान में इसके धमाके की आवाज गूंजने लगी, मानो स्वर्ग फट गया हो। इस टकराव की भयानक शक्ति ने आर्यन पर भी असर किया और उसको झटके से पीछे हटना पड़ा। उसकी छाती में खून मचलने लगा और आंतरिक अंग उलटने जैसे महसूस हुए। वो दोनों इम्मोर्टल योद्धाओं की शक्ति टकराव को भी सहन नहीं कर सका। अगर व्यासदेव उसके सामने नहीं आता तो वो अब तक मर चुका होता। व्यासदेव आर्यन के आत्मवीर के बनने के सदमे से अभी ही बाहर आया था और उसने वादान की ओर देखते हुए कहा, एल्डर वादान, आप शर्त हार चुके हैं तो आपको अपनी हार माननी चाहिए। इस तरह बेशर्मी दिखाने का क्या फायदा? यदि ये बात किसी को पता चली तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वादान का चेहरा विकृत हो गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आर्यन 1 मिनट के अंदर एक आत्मवीर बन जाऊंगा। उसे विश्वास था कि वो कतई भी शर्त नहीं हारेगा, लेकिन अब उसका दिल निराशा से भर गया।
वादान की आंखें छोटी हो गई, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं था। उसने आंखों के कोने से शरभन की ओर देखा और उसे कुछ इशारा किया। फिर वो बुरी तरह से हंसते हुए बोला, बेशर्म, तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा? व्यासदेव की भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, वादान, तुम क्या करने की सोच रहे हो? वादान ने ठहाका लगाते हुए कहा, एल्डर व्यासदेव, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। इस जैसे कचरे के लिए, जिसके पास कोई ब्लडलाइन भी नहीं है, अपना भविष्य खराब करने का क्या फायदा? भविष्य में मैं जब अमर महल का ग्रैंड एल्डर बनूंगा तो मैं तुम्हें दूसरे एल्डर का स्थान दे सकता हूं, और जब मैं बुजुर्ग सर्गेश्वर की जगह लूंगा तो तुम्हें ग्रैंड एल्डर का स्थान दे दूंगा। वादान की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। व्यासदेव उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसने अपने हाथों में शक्तियां भरी और वादान से बोला, एल्डर वादान, अगर बुजुर्ग सर्गेश्वर को इस बारे में पता चला तो तुमने सोचा है कि क्या होगा? वादान जोर से हंसते हुए बोला, अगर यहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएं, तो बुजुर्ग सर्गेश्वर को इसका पता कैसे चलेगा? और अगर मैं अधिक साधना संसाधन प्राप्त कर लूं और 8वां अमर मूल हासिल कर लूं, तो बुजुर्ग सर्गेश्वर की औकात ही क्या है? व्यासदेव, उसने गंभीर स्वर में कहा, जो मेरे साथ हैं वे उन्नति करेंगे। तुम समझदार हो, तुम्हें सही निर्णय करना चाहिए। वादान के शरीर से उसकी इमोर्टल शक्तियां उग्र रूप से फूटने लगी। धरती कांपने लगी, हवा सहने लगी और संपूर्ण स्वर्ग पर्वत हिलने लगा। व्यासदेव का चेहरा कठोर हो गया। उसने आर्यन से मन ही मन कहा, आर्यन, मैं उसे रोके रखूंगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी पूरी ताकत से भागना। तुम डीमन स्लेयर हो, इस दुनिया की आशा हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। लेकिन व्यासदेव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि आर्यन ने आगे कदम बढ़ाया और ठंडी हंसी के साथ बोला, भागना? मैंने अभी तक इसे थप्पड़ नहीं मारा है, मैंने अभी तक पार्थ को नहीं मारा है। मैं ना भागूंगा, ना पीछे हटूंगा। एक बार भागने के बाद आर्यन ने 3 सालों तक घुटन और दबाव सहा था। वह अब और इसे नहीं सह सकता था। आर्यन ने खुद से वादा किया था, वह दोबारा कभी नहीं भागेगा, और सबसे जरूरी बात, उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो अपने वादे से मुकर जाते थे। इसलिए वादान के प्रति नफरत उसके दिल में घर कर चुकी थी। वादान ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे लोग भी हैं जो मौत से नहीं डरते। हा 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 हा, अच्छा है, अब मुझे उनका पीछा नहीं करना पड़ेगा। व्यासदेव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े शब्दों में आर्यन को फटकारा, बच्चे, ये शेखी बघारने की जगह नहीं है। तुम्हारा रास्ता अभी लंबा है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। अब व्यासदेव को पूरा यकीन हो चुका था कि आर्यन ही पहला डीमन स्लेयर है, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर आर्यन की रक्षा करनी थी, यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी। डीमन स्लेयर का उभरना दुनिया के लिए अनिवार्य था, इसलिए आर्यन मर नहीं सकता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा रास्ता लंबा है, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर आज मैंने इस बूढ़े को थप्पड़ नहीं मारा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसी समय वज्रनाथ सिंह की आवाज गूंज उठी, सिंह सेना कहाँ है? जी ग्रैंड एल्डर, सभी सिंह सैनिकों ने एक साथ हुंकार भरी। वो हा 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 हा, वादान पागलों की तरह हंसने लगा। उसने सिंह सेना की ओर देखते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे कचरों का समूह स्वर्ग को पलटने का सपना देख रहे हो, मूर्ख लोग। उसी समय पार्थ ने गरजते हुए कहा, स्वर्ग संप्रदाय के योद्धा कहाँ हैं? यहाँ युवराज, स्वर्ग संप्रदाय के योद्धा और एल्डर्स एक साथ बोले। पार्थ ने आदेश दिया, सिंह सेना के इन कचरों को खत्म कर दो, मारो, हर तरफ मारो मारो की गूंज से आसमान कांप उठा। चारों सेनापतियों के नेतृत्व में सिंह सेना ने सीधे स्वर्ग संप्रदाय की सेना पर धावा बोल दिया। स्वर्ग संप्रदाय के योद्धा भी उतने ही उन्मत्त होकर आगे बढ़े, लेकिन कुछ योद्धा जो अब भी जीवित थे स्तब्ध खड़े होकर पार्थ को देख रहे थे, मानो ये निर्णय लेने में असमर्थ हों कि उन्हें क्या करना है। अचानक, मार डालो, यह कोमल लेकिन दृढ़ आवाज सरस्वती की थी। उसके पीछे खड़े जेकाल संप्रदाय के अन्य 3 एल्डर भी आगे बढ़ गए, साथ ही मोटू राम और मीरा भी उनके पीछे दौड़ पड़े। जब जेकाल संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें देखा तो उनकी नजरें अपने सम्राट पर टिक गईं। अब सब कुछ दांव पर लगाओ, जेकाल संप्रदाय के सम्राट ने सोचा और चिल्लाते हुए आदेश दिया, सभी जेकाल योद्धा ध्यान दें, स्वर्ग संप्रदाय के हर योद्धा को खत्म कर दो। जेकाल संप्रदाय के सम्राट ने यह निर्णय केवल सरस्वती और तीनों एल्डर्स की वजह से नहीं किया, उनका यह निर्णय आर्यन के कारण था। आर्यन ने तलवार मकबरे की स्वॉर्ड सेंट तकनीक को समझा था, कुल 81 स्वॉर्ड इंटेंट, इसीलिए जेकाल संप्रदाय के सम्राट ने यह फैसला लिया था। विश्कोप संप्रदाय के सम्राट कविश की आंखें भी सिकुड़ गई थी। वो पागलों की तरह अपने दिमाग में गणना कर रहा था। सिंह परिवार, स्वर्ग संप्रदाय। कविश ने अपने दांत कस लिए और फिर उसने वज्रनाथ सिंह की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पोते ने मेरे बेटे को मारा, ये मामला कभी सुलझ नहीं सकता, लेकिन दक्षिणी तरंग महाद्वीप की गरिमा के लिए मैं। फिर वो आगे नहीं बोला और चिल्लाया, विश्व योद्धाओं ध्यान से सुनो, स्वर्ग संप्रदाय के हर योद्धा को खत्म कर दो। उसने भी अपना पक्ष चुन लिया। कविश हमेशा से एक महत्वाकांक्षी था,
वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर शासन करना चाहता था, लेकिन पार्थ के अभिषेक ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। इसके अलावा आर्यन के व्यक्तित्व ने भी उसे प्रभावित किया था। उसने जिस तरह आत्मवीर का स्तर हासिल किया वो वाकई अद्भुत था, लेकिन उसका उनका साथ देने का फैसला वादान के शब्दों के कारण था। वह ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दक्षिणी लोगों को कोई दूसरा कम समझे और कचरा कहे। जब विश्वकोप संप्रदाय ने अपना पक्ष चुना तो बाकी के संप्रदायों ने भी सिंह परिवार का साथ देने का फैसला लिया और पागलपन से स्वर्ग संप्रदाय की सेना पर टूट पड़े। हालांकि वादान को इन सभी सम्राटों के निर्णय की कोई चिंता नहीं थी। उसकी नज़र में तो ये लोग कचरे में भी सबसे निचले स्तर के कचरे थे। हे शरभंग नीचे कूदा और व्यासदेव को घूरते हुए घिनौनी मुस्कान दी। मैं हमेशा से तुम्हारी दिव्य तलवार कला को देखने का सपना देखता था, आज मौका मिल ही गया। पल भर में शरभंग की आकृति हवा में लुप्त हो गई। उसी समय व्यासदेव की आकृति भी गायब हो गई। एक पल बाद दो रोशनियां आकाश में दिखी। दोनों रोशनियां जैसे ही आपस में टकराए, एक अंतहीन तलवार ऊर्जा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये दो इम्मोर्टल योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी। उनकी शक्तियां उफान पर थी और एक पल में 100 से अधिक वार किए गए। इसी समय वादान ने आदेश दिया, प्रीच, पार्थ की रक्षा करो, वो अभी मर नहीं सकता। प्रीच ने कहा, ठीक है गुरुदेव। इसके बाद वादान ने आर्यन की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने घृणा से कहा, छोटे कचरे, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन का दिल जैसे किसी बर्फ के टुकड़े की तरह शांत हो गया था। ये शांतता उसकी आदत नहीं थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। अब वो जिसके सामना खड़ा था वो कोई साधारण योद्धा नहीं था। ये था एक इम्मोर्टल योद्धा जो अमर महल के 19 एल्डर्स में से एक था। उसी समय पूर्वज रुद्रदेव ने अपने भीतर की पूरी शक्ति को जगाया। वो आर्यन को मरने नहीं दे सकते थे। स्नो वाइट ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और वह गुर्राते हुए बाहर निकला। ऐसा ही कुछ आइस फायर ने किया और वो भी सिस्टम स्पेस से बाहर निकल आया। हालांकि आर्यन ने उन्हें रोक दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों दादाजी और रूबी की रक्षा करो, यहाँ की चिंता मत करो। स्नो वाइट ने गंभीरता से कहा, मास्टर, अपना ध्यान रखना। इसके साथ ही वो स्वर्ग संप्रदाय के योद्धाओं के झुंड पर टूट पड़ा और उन्हें पागलपन से मारने लगा। आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ बूढ़े, अगर हिम्मत है तो आओ और मरो। वादान ने अपने भीतर छुपी हुई क्रूरता के साथ कहा, मैं देखता हूँ कचरे, अब तुम्हें कौन बचा सकता है। आर्यन ने अपने मन में कहा, लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक। पल भर में ही उसकी शक्तियाँ 16 गुना बढ़ गई। फिर उसने दोबारा से कहा, काल अस्थि बंधन। आर्यन की हड्डियां टूटने लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन इस दर्द के साथ उसकी शक्तियां भी कई गुना बढ़ने लगी थी। आर्यन ने चीखते हुए कहा, यह काफी नहीं है, दूसरा स्तर। एक और तीव्र धमाके के साथ आर्यन के शरीर में उसकी हड्डियां फूटने लगीं। उसका पूरा शरीर मानो बिखरने को तैयार था। उसके शरीर में काल अस्थि बंधन की शक्तियां पागलपन से बह रही थी। ये भी काफी नहीं है, तीसरा स्तर खोलो। खून का एक फव्वारा उसके मुंह से फूट पड़ा। आर्यन का डेविल शरीर इस शक्ति को सहने में लगभग असमर्थ हो रहा था। उसकी हड्डियां उसके शरीर को चीरकर बाहर आ गई और पूरे शरीर को घेर लिया। ये भी काफी नहीं है, चौथा स्तर। आर्यन लगभग पागल हो चुका था। हड्डियां काली हो गई और अचानक उसकी पूरी आभा बदल गई। काल अस्थि बंधन। वादान हैरान रह गया। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास डेविल्स की काल अस्थि कला भी होगी, लेकिन ये भी काफी नहीं है। वादान ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके इन शब्दों के साथ ही उसका शरीर उस जगह से गायब हो गया और पलक झपकते ही आर्यन के सामने दिखा। तुम जैसे दक्षिणी क्षेत्र के कचरे की औकात नहीं है मुझे चुनौती देने की। यहाँ तक कि अगर तुम एक 9वें स्तर के आत्मवीर भी होते तो भी तुम मेरी नज़रों में एक कीड़े से ज्यादा और कुछ नहीं होते। मैं अमृतद्वीप का सर्वोच्च योद्धा हूँ और तुम जैसा एक कचरा मुझसे लड़ने का सपना देख रहा है। आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम जैसे सिंह वंश के कीड़े को तो मैं अपने हाथों से कुचलूंगा। इसके साथ ही उसने अपनी शक्ति की एक घातक लहर आर्यन की ओर छोड़ी। लड़के, ध्यान से, व्यासदेव ने चिल्लाकर चेतावनी दी। यंग मास्टर। रूबी की आंखों में चिंता भर आई। उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली और आकाश में चली गई और एक पल बाद आर्यन के ऊपर गिरी। लेकिन ये रोशनी काफी नहीं थी। आर्यन के शरीर की काली हड्डियां चटकने लगीं। उसका शरीर जमीन में 100 फुट गहरे गड्ढे में धंस गया। खून उसके मुंह से बहने लगा और उसने अपनी सारी शक्तियां केवल बचाव में लगा दी थी। रूबी की बचाव शक्ति भी वादान के हमले को रोक नहीं सकी। उसका हमला बेहद खतरनाक था। वादान ने उपेक्षा भरी आंखों से कहा, अब बोलो छोटे कीड़े, अब भी गर्व है तुम्हें? आर्यन खून से लथपथ था, फिर भी वो धीरे धीरे जमीन से उठा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए एक हंसी के साथ बोला, हाँ बूढ़े, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। दानुज राक्षस के विशाल शरीर पर जड़े हुए 1008 अद्भुत श्रृंखलाओं से मुहरित शक्ति की लहरें फूट रही थीं। उसके पूरे शरीर पर दैत्य ज्वालाएं जल रही थीं, मानो वो आग का प्रलय हो।
शक्ति इतनी प्रबल थी कि चारों ओर भय और सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर पहले आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर उसने वादान पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उसके हमले से बचने के लिए। यह क्या था? वो जानता था कि उसका हमला करना बेकार होगा, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत अपने बचाव में लगाई। और जैसे ही वादान ने उस पर हमला किया, उसी समय उसकी चेतना 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश कर गई और उसने दानुज राक्षस को जगा दिया। तभी वादान की आंखों में एक झंझनाहट दौड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, सीलित दानुज राक्षस, क्या यह अभी भी जीवित है? दानुज राक्षस की 2 विशाल लाल आंखें चमकी और उससे निकली ऊर्जा मानो आसमान को चीर दे। उसके शरीर से भारी गुरुत्वाकर्षण की लहरें निकलकर वादान पर बरसने लगीं। पूरा वातावरण मानो 100 ऊंचे पर्वतों के दबाव में झुक गया। वादान चीखते हुए गड्ढे में धंस गया और उसके सिर से खून बहने लगा। आर्यन ने अपनी मुस्कान को और तीखा करते हुए कहा, बूढ़े, ये तो अभी शुरुआत है। उसने दानुज राक्षस को आदेश दिया, मारो इसे, खत्म कर दो। दानुज राक्षस ने अपने दोनों विशाल हाथों को आपस में जोड़कर एक भीषण हमला किया। गुरुत्व शक्ति, आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। जैसे ही हमला वादान पर पड़ा, पूरी धरती कांप उठी। वादान के मुंह से खून की धारा फूट पड़ी, लेकिन आर्यन रुकने वाला नहीं था। उसने फिर से गरजते हुए कहा, दानुज, और हमला करो। दानुज राक्षस ने अपनी भुजाओं को और भी शक्तिशाली बनाया। उसके शरीर पर जलती ज्वालाएं और विकराल हो गईं। उसने अपनी पूरी शक्तियों को संचित करते हुए कहा, गुरुत्व ज्वाला हमला। हमले से वादान का शरीर फिर से जमीन में धंसा और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तो अमरद्वीप के प्यारे बूढ़े वादान, क्या हुआ तुम्हारे घमंड का? ये दक्षिणी क्षेत्र है, यह मेरी भूमि है, और यहाँ तुम्हारा घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा। आर्यन का चेहरा खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वादान, क्या तुम्हें लगा कि तुम अजय हो? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। दानुज राक्षस की उपस्थिति सिर्फ सीमित समय के लिए थी। आर्यन इस बारे में बखूबी जानता था, इसलिए उसे हर एक सेकंड का इस्तेमाल कर उससे हमले करवाने थे ताकि वादान को कमजोर किया जा सके। हालांकि इतने घातक हमलों के बाद भी वादान जीवित था। उसकी एचपी अभी भी बड़ी मात्रा में बच रही थी और यह आर्यन को मारने के लिए काफी थी। दानुज राक्षस के लगातार हमलों के बावजूद वादान ने धीरे धीरे खड़े होकर अपनी शक्तियों को संचित किया। उसकी आंखों में रक्तम आभा थी और उसने गुर्राते हुए कहा, आर्यन, मैं अभी मरा नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आर्यन ने जोर से चिल्लाकर कहा, दानुज, अंतिम हमला करो और इसे खत्म करो। दानुज राक्षस ने अपनी पूरी ताकत के साथ अंतिम वार किया। गुरुत्व की ज्वालाएं और राक्षसी दबाव वादान के ऊपर टूट पड़े। दानुज राक्षस के बेकाबू हमलों के आगे वादान के पास प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो गुरुत्वाकर्षण की जलती हुई ज्वालाओं के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ था। आर्यन की आंखों में चमक बढ़ने लगी। वादान के सिर के ऊपर मौजूद एचपी लगातार घट रही थी। आर्यन का दिल उत्साह से भर उठा। ये अमरद्वीप का बूढ़ा आखिर किस स्तर का है? अगर ये मरेगा तो क्या क्या हासिल हो सकता है? वाह, शायद मैं एक ही बार में कई लेवल ऊपर जा सकता हूँ। हा, आर्यन रोमांचित हो उठा। वो अब तक अमरद्वीप में नहीं गया था, लेकिन अगर वो अमरद्वीप के सबसे शक्तिशाली योद्धा को पराजित कर देता है तो उसे जो एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे, जो खजाना मिलेगा, ये कल्पना इतनी सुंदर थी कि आर्यन उस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन आर्यन ने अपनी सतर्कता को बिल्कुल कम नहीं होने दिया। दानुज राक्षस वास्तव में वही था जिसे ध्वनि संप्रदाय के पर्वत के नीचे सील किया गया था, लेकिन उसकी पूरी शक्ति अभी तक मुक्त नहीं हुई थी। उसके शरीर पर लगी सील जंजीरें अब भी सक्रिय थीं और आर्यन उन्हें तोड़ने में असमर्थ था। अगर वह इन जंजीरों को तोड़ पाता तो दानुज राक्षस की असली शक्ति सामने आती, एक ऐसा अजेय राक्षस जो कई लाख वर्ष पहले का सबसे प्रबल राक्षस राजा था। अब सवाल था कि क्या आर्यन वादान को 1 मिनट के भीतर हरा सकता था? आर्यन को इस पर यकीन नहीं था, मगर एक घमंडी और अत्यधिक शक्तिशाली अमरद्वीप के एल्डर को ऐसे कुचले हुए कुत्ते की तरह देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। 50 सेकंड में दानुज राक्षस ने 50 बार जानलेवा हमले किए। वादान को एक कुत्ते की तरह पीटा गया था, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था और उसकी एचपी अभी भी बड़ी मात्रा में बच रही थी। क्या आर्यन वादान को मार पाएगा? तो दोस्तों, सरप्राइज है। मैं सोच रहा हूँ आप में से किसी एक का नाम आगे के कुछ एपिसोड्स में आर्यन की जगह इस्तेमाल करूँ। मतलब कुछ एपिसोड में आप में से किसी को इस कहानी का हीरो बना दूँ। आपको बस इस वीडियो में अपना नाम कमेंट करना है। आप अपना और आपकी कोई पार्टनर हो तो उनका नाम भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं मेघा की जगह उनको भी बदल सकता हूं, तो अगले 10 एपिसोड में आप में से कोई इस कहानी का में लीड होगा। और हाँ दोस्तों, मैं रैंडमली कोई भी एक नाम उठा लूंगा, तो कमेंट करिए और अपना नाम जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग?
गाइस, वादे के अनुसार मैं आर्यन का नाम प्रिंस नाम से बदल दिया हूँ और मेघा को निदा के नाम से। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ एपिसोड्स तक हम आर्यन को प्रिंस कहेंगे और मेघा को निदा कहेंगे। और गाइस, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप में से भी किसी का नाम हो सकता है। तो अभी के लिए प्रिंस। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ने एक पल के लिए भी परवाह नहीं कि अब तक वादान ने अपने घमंड का प्रदर्शन किया था, लेकिन अब प्रिंस के समय था। वो सीधे उस गहरे गड्ढे में कूद गया। उसके पीछे दानुज राक्षस भी उतर गया और प्रिंस के पीछे खड़ा हो गया। प्रिंस ने वादान के सिर पर पैर रखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम हमारे दक्षिणी क्षेत्र और इसके लोगों को तुच्छ समझते हो, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? ओह हाँ, तुम्हें हमारी शर्त तो याद है ना? ये बोलते हुए प्रिंस ने अपना दायां हाथ उठाया, थोड़ा झुका और उसमें भरी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वादान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ा। चटाक! थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि सबकी निगाहें प्रिंस पर टिक गईं। शरभंग गुस्से में बोला, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन व्यासदेव बेहद उत्साहित थे। हा, बहुत बढ़िया लड़के, ये तो कमाल कर दिया। भीड़ भी जोश में उबल पड़ी। उनका उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वो सही मायने में नायक है। भला कौन ही अमरद्वीप के एल्डर्स को इस तरह थप्पड़ मार सकता है? हमारे प्रिंस के अलावा कौन? वो सच में अद्भुत है। गजब का आत्मविश्वास। यहाँ तक कि जेकाल संप्रदाय के सम्राट में भी उबाल आ गया। बहुत ही प्रभावशाली। हालांकि कविश प्रिंस से नफरत करता था, लेकिन इस पल वो भी प्रिंस की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। घमंड सही दिशा में हो तो यही प्रभाव पैदा करता है। यही दक्षिणी लोगों की सच्ची पहचान है। ये थप्पड़ हर किसी को बेहद संतोषजनक लगा, लेकिन वादान के गुस्से से भरी आंखें अंगारे उगल रही थीं, मगर वो अभी हिल भी नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर गुरुत्वाकर्षण ज्वालाओं से दबा हुआ था और यह साधारण गुरुत्वाकर्षण नहीं था, बल्कि यह कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा दानुज राक्षस की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से जड़ कर दिया था और वह पलटवार करने की स्थिति में भी नहीं था। लाखों साल पुराना एक राक्षस, बस इतना ही काफी था वादान को उसके घमंड सहित जमीन पर ला पटकने के लिए। मुकाबला शुरू होने से पहले ही वो हार चुका था। अगर उसने शुरुआत में ही घमंड दिखाने से ज्यादा उस पर ध्यान दिया होता तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। वादान ने गुस्से में कहा, प्रिंस, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये मेरा वादा है। प्रिंस मुस्कुराया और कहा, अभी भी घमंड दिखा रहे हो, है ना? फिर उसने एक और थप्पड़ जड़ा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अगर तुम मेरे सिंह परिवार को या दक्षिणी लोगों को नीचा दिखाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये शब्द गूंज उठे। पहाड़ की चोटी पर मौजूद सभी योद्धा चकित रह गए। उनके भीतर का खून खौल उठा। कभी ऐसा समय था जब दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोगों को कचरा समझा जाता था। बाकी 4 क्षेत्रों के लोग यहाँ के लोगों को तुच्छ समझते थे, उन्हें केवल बेकार घोषित कर दिया जाता था। दक्षिण तरंग महाद्वीप के लोग अपमान सहते थे, लेकिन जवाब देने में असमर्थ थे। अनगिनत प्रतिभाओं ने 100 से अधिक वर्षों तक मेहनत की, पर सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा तक पास नहीं कर सके। आज जब प्रिंस ने वीरतापूर्वक वादान जैसे अमृतद्वीप के एल्डर को हराया और ऐसे शब्द बोले तो उनके भीतर वर्षों का दबा गुस्सा फूट पड़ा। अब कौन दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोगों को कचरा कहने की हिम्मत करेगा? इस पल में प्रिंस उनका नायक बन गया, एक आदर्श। लेकिन दानुज राक्षस की समय सीमा समाप्त होने के करीब थी। यही समय था जब शरभंग ने अपनी तलवार चलाते हुए व्यासदेव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और एक तेज चमकती रोशनी गहरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगी जहां वादान पड़ा हुआ था। शरभंग भी अमर महल के 19 एल्डर्स में से एक था और उसकी शक्ति वादान से कम नहीं थी। आसमान में उसकी तलवार की चमक और शक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। वो अपनी इंद्रधनुष जैसी तलवार से हवा को चीरते हुए प्रिंस पर हमले करने के लिए तैयार था। शरभंग, अपनी तलवार रोक लो, व्यासदेव ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन शरभंग के चेहरे पर क्रूरता की छाया थी। उसने अपनी तलवार रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और अपनी गति और भी तेज कर दी। शरभंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। वो प्रिंस को अब बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा था, इसलिए उसने अपने हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस विनाशकारी हमले को रोकने के लिए दानुज राक्षस आगे बढ़ा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और इससे पहले कि वह शरभंग तक पहुंच पाता उसका शरीर हवा में गायब हो गया। अब कुछ नहीं बचा। यंग मास्टर वज्रनाथ सिंह और सिंह परिवार के बाकी योद्धा पागलों की तरह प्रिंस की ओर दौड़े, लेकिन उनकी गति अमर महल के उस एल्डर के सामने बेहद धीमी थी। वो उसके सामने बस एक चींटी के समान थे। दानुज राक्षस का गायब होना प्रिंस के लिए एक बड़ा झटका था। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी आखिरी उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। वादान ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब क्या होगा छोटे कचरे, तुम्हारा अभिमान कहाँ गया? प्रिंस ने शरभंग की ओर देखा जो उसकी ओर आकाश से एक टूटते तारे की गति से आ रहा था। ये देखकर वो एक पल के लिए कांप उठा। उसने अपने डर को दबाते हुए ड्रैगन स्लेयर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
ब्लेड भी कंपन कर रही थी, लेकिन यह अज्ञात था कि यह डर था या उत्तेजना थी। वादान ने हंसते हुए कहा, छोटे कचरे, बिना उस राक्षस की मदद के तुम कुछ भी नहीं हो। हा, शरभंग, इसे खत्म करो, इसे मार डालो। दानुज राक्षस के गायब होने के साथ ही उसका डर पूरी तरह से गायब हो गया था। वो अब पागलपन की कगार पर था और उसकी शक्तियां बिजली की गति से वापस भर रही थी। प्रिंस को देखते हुए, जो अभी भी बिना हिले डुले खड़ा था, वादान ने बुरी तरह हंसते हुए कहा, कचरे, लगता है डर के कारण जम गए हो, यही तुम्हारा अंत है। वास्तव में इस समय प्रिंस के दिमाग में हलचल मची हुई थी। अमर महल के एक एल्डर की शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो अभी सामना कर सकता था। इन इमोर्टल एल्डर्स की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वो छू भी नहीं सकता था। हालांकि इस दुनिया में डर का एक ही मतलब था, मृत्यु। अगर तुम एक बार डर गए तो तुम काहे की मौत मरोगे। और प्रिंस के शब्दकोश में डर नाम का कोई शब्द नहीं था। उसने ऊपर की ओर देखा और अपनी ओर बढ़ती हुई उस इंद्रधनुषीय रोशनी को देखकर अपने दिल में बड़बड़ाया, थोड़ा और, थोड़ा और। शरभंग की तलवार शक्ति से गड्ढे में कंकर पत्थर उड़ने लगे, धूल का गुबार छाने लगा और प्रिंस की त्वचा पर धारदार हवा के कटाव ने निशान बना दिए। उसके शरीर की कई काली हड्डियां काटकर नीचे गिर गई, मानो उन्हें किसी धारदार चाकू से काटा गया हो। भाग जाओ बच्चे, व्यासदेव ने एक बार फिर से चिल्लाया। प्रिंस ने जवाब में गरजते हुए कहा, भागना कभी नहीं। अचानक प्रिंस ने ड्रैगन स्लेयर को अपने दोनों में मजबूती से पकड़ लिया और यही वो समय था जब उसकी चेतना ड्रैगन स्लेयर से जुड़ गई। उसी पल प्रिंस की टूटी हुई पसलियों के बीच से पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, यही समय है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों को प्रिंस के शरीर में छोड़ दिया। उसी वक्त प्रिंस ने ड्रैगन स्लेयर की चेतना में चिल्लाते हुए कहा, चलो अपनी शक्ति दिखाओ। उसने ड्रैगन स्लेयर पर ध्यान केंद्रित किया और अंदर सोए हुए डार्क ड्रैगन गॉड को जागृत करने की कोशिश की। अचानक डार्क ड्रैगन गॉड की आंखें खुली, जो गुस्से से भरी हुई थी। तभी पूर्वज रुद्रदेव की शक्तियां बहती हुई ड्रैगन स्लेयर में घुस गई और डार्क ड्रैगन गॉड ने जोरदार गर्जना की। प्रिंस ने ड्रैगन स्लेयर को अपने दोनों हाथों से उठाया। वो अब केवल प्रिंस नहीं था, वो खुद को और काबू नहीं कर रहा था। इस समय पूर्वज रुद्रदेव उसे काबू कर रहे थे। भले ही प्रिंस एक आत्मवीर बन गया था, पर वो अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां वो डार्क ड्रैगन गॉड की शक्तियों का जागृत कर सके। ये पूर्वज रुद्रदेव की शक्तियां थी जिन्होंने डार्क ड्रैगन गॉड को जगाया था। पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति से प्रभावित होकर ड्रैगन स्लेयर ब्लेड कई गुना बड़ी हो गई और उसी वक्त ब्लेड से डार्क ड्रैगन गॉड की छाया बाहर निकली, जो तेजी से आकाश की ओर झपटी। बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, पूरा स्वर्ग संप्रदाय दहशत में डूब गया। प्रिंस ने ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से घुमाया, डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। यह ऐसा वार था जो आकाश और धरती को चीरने का दम रखता था। ब्लेड ऊर्जा आकाश से जुड़ गई और दरारें उभरने लगी। नीले रंग का आकाश अब गहरे काले रंग में बदल चुका था। पूरे आकाश को डार्क ड्रैगन गॉड की छाया ने ढक लिया था। ब्लेड ऊर्जा ने आकाश और धरती को चीरते हुए शरभंग पर हमला किया। उसकी प्रचंड शक्ति पल भर में बिखर गई और उसकी चेतना में मानो सुनामियां आ गई हो। इस पर शरभंग की आंखें गुस्से में अंगारे उगलने लगी और उसने तुरंत चिल्लाया, अमर रूट खुलो। पहला अमर रूट खुला, दूसरा अमर रूट खुला और एक पल में 6 अमर रूट खुल गए। ये सभी रूट शरभंग की रक्षा शक्ति में बदल गए। तभी बूम, पहला अमर रूट टूट गया, बूम, दूसरा अमर रूट टूट गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा रूट एक के बाद एक पल भर में टूट गए। रक्षा शक्ति खत्म होते ही शरभंग एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धरती वैसी ही फटी जैसे कोई विशाल उल्कापिंड वहां आ गिरा हो। शरभंग गहरी खाई में पूरी ताकत से दबा दिया गया। ताज़ा खून चारों ओर फैल गया और उसका पूरा शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। व्यासदेव, जो उसके साथ नीचे उतरे थे, ड्रैगन स्लेयर की अद्भुत ब्लेड की शक्ति से इतनी जोर से उछल गए कि वे लगभग 1 मील दूर एक चट्टान से जा टकराए। उनके मुंह से खून की धार फूट पड़ी, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उनकी आत्मा जैसे कांप उठी। ये शक्ति, उनके दिल में तूफान उमड़ पड़ा। ये शक्ति सिंह वंश की है। ये शक्ति किसी और के पास हो ही नहीं सकती। सिंह वंश की विनाशकारी घटना हमेशा से एक रहस्य रही थी, लेकिन इस शक्ति के बारे में जो भी जानकारी थी वह इसी से मेल खाती थी। फिर भी ये शक्ति उस प्राचीन शक्ति की तुलना में अभी भी बहुत कमज़ोर थी। उस पल में इस शक्ति ने पूरे तरंग महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। स्वर्ग संप्रदाय से ये गूंज उठी और संपूर्ण तरंग महाद्वीप के हर कोने तक पहुंच गई। चाहे वो दक्षिणी हो या पश्चिम, उत्तर हो या पूर्व, अमर द्वीप हो अन्य कोई द्वीप, हर जगह ये गूंज उठी थी। ये जोरदार आवाज़ इतनी प्रचंड थी कि अनगिनत छिपे शक्तिशाली योद्धा जो कभी किसी के सामने नहीं आते थे भी पूरी तरह से सतर्क हो गए। कुछ महाशक्तिशाली योद्धाओं के मन कांप उठे। ये शक्ति सिंह वंश की है। क्या उनका प्राचीन रहस्य जागृत हो गया है? कौन है ये जिसने ये शक्ति जगाए? कुछ कांपने लगे, कुछ डर गए तो कुछ उत्साहित। मगर एक बात साफ थी कि इस गूंज ने हर जगह घोषणा कर दी था कि सिंह वंश फिर से उठ खड़ा हुआ है।
इस बीच एक ऐसी जगह पर जहां लाखों वर्षों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, धरती के गर्भ से एक ड्रैगन की भयानक दहाड़ गूंजी। उस दहाड़ ने फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के आकाश और धरती में हलचल मचा दी। स्वर्ग संप्रदाय के शिखर पर उस भयंकर वार के बाद पूर्वज रुद्रदेव बुरी तरह खांस रहे थे, मानो अपनी अंतिम सांस ले रहे हों। उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वो किसी बुझते हुए दीपक जैसे लग रहे थे। प्रिंस के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। वो सिर्फ एक आत्मा थे, अंदरूनी शक्तियां ही उनको अब तक बचाई हुई थी और अब उनकी पूरी अंदरूनी शक्तियां खर्च हो चुकी थी। पूर्वज, प्रिंस का दिल दर्द से भर उठा। रुद्रदेव ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। इसके बाद उनका अस्तित्व जैसे हवा में घुल गया। उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय था, लोगों को मारना और स्पिरिचुअल उपकरण प्राप्त करना। ड्रैगन स्लेयर को कसकर थामे प्रिंस ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे उस विशाल खाई में कूद गया जिसमें शरभन पड़ा था। प्रिंस की आंखों में एक तीखी चमक थी और उसने कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चारों ओर अभी भी गहरी चुप्पी और सन्नाटा था। सभी लोग चौंककर प्रिंस की ओर देख रहे थे। खाई में प्रिंस ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में गुस्से और जुनून की उग्र लपटें थीं। शरभन पर उसने अभी अभी अपने महाशक्तिशाली डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश का हमला किया था, जिसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शरभन की एचपी का आखिरी अंश भी खत्म होने वाला था। प्रिंस के मन में बस एक ही विचार था, मार डालो, उसे खत्म करो और पूर्वज रुद्रदेव को बचाओ। पूर्वज रुद्रदेव, जिनकी आत्मा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि प्रिंस उनकी उपस्थिति तक महसूस नहीं कर पा रहा था। पिछले 3 वर्षों में अगर रुद्रदेव का मार्गदर्शन ना होता तो प्रिंस कब का कहीं मर चुका होता। वे उसे केवल एक गुरु नहीं बल्कि दादा की तरह संरक्षण देते थे। हर बार जब प्रिंस खतरे में पड़ता, रुद्रदेव अपनी बची कुची आत्मा का बलिदान कर उसे बचाते। लेकिन अब उनकी आत्मा के शेष अंश समाप्त हो रहे थे। अगर प्रिंस ने शरभन को समाप्त कर उनकी शक्ति को बहाल नहीं किया तो रुद्रदेव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। प्रिंस के कदम गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। उसने ड्रैगन स्लेयर को घसीटते हुए ऊंची छलांग लगाई और शरभन पर अंतिम वार किया। और तभी एक काली परछाई बिजली की गति से प्रिंस से पहले पहुंच गई। वादान वहां प्रकट हुआ और उसने शरभन को उठा लिया। वो तुरंत उसे लेकर आसमान में 10,000 फीट ऊंचाई पर चला गया। वो अब बिल्कुल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। उसने अभी जो शक्ति देखी थी वो सिंह वंश की वो ड्रैगन शक्ति थी, जिनकी जानकारी उसने अपनी प्राचीन किताबों में पढ़ी थी। यदि प्रिंस ने फिर से उस शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसका बचना तो छोड़ो, उसकी हड्डियों को भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। एक तेज आवाज के साथ प्रिंस की ब्लेड जमीन पर लगी, लेकिन अपने वार को खाली जाता देख प्रिंस की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारे पूर्वजों की, गुस्से से लाल होकर वो एक रोशनी में बदल गया और आसमान में सीधे वादान की ओर भागा। लेकिन वादान की गति किसी टूटते तारे की तरह थी। प्रिंस उसे कभी भी छू नहीं सकता था, पकड़ना तो दूर की बात थी। ये शक्ति का अंतर उसे और अधिक गुस्सा दिला रहा था। प्रिंस, मत भागो, व्यासदेव ने पीछे से चिल्लाया। लेकिन प्रिंस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो पागलों की तरह पीछा करता रहा। वहीं वादान और शरभन के साथ एक और व्यक्ति आ गया, प्रीच। वादान ने उसे देखते ही आदेश दिया, प्रीच, जल्दी चलो। प्रीच ने अपनी उड़ने वाली तलवार के सहारे तुरंत वादान के पास पहुंचकर उसकी मदद की और उसके कंधों से शरभन को अपनी तलवार पर पटक दिया। प्रिंस ने अपनी ब्लेड हवा में घुमाए और दहाड़ते हुए कहा, वादान, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। हालांकि वादान और उसके साथी आसमान में इतनी ऊंचाई पर जा चुके थे कि प्रिंस उनके पास तक नहीं पहुंच सकता था। व्यासदेव ने प्रिंस को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिंस, इस समय ये लड़ाई मत लड़ो। उनके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रिंस के मन में बस एक ही बात थी, पूर्वज रुद्रदेव को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नीचे खड़े पार्थ ने ये सब देखकर डर और हताशा से चिल्लाया, गुरुजी, मुझे भी साथ ले चलिए। मैं आपका डीमन स्लेयर हूँ, मुझे मत छोड़िए, मैं डीमन स्लेयर हूँ। लेकिन वादान की आंखों में केवल गुस्सा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, कचरे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब अपने कर्मों का सामना करो। फिर उसने तिरस्कार भरे स्वर में आगे कहा, अगर तुम सच में डीमन स्लेयर हो तो जाओ और प्रिंस को खत्म करो। प्रिंस का नाम सुनते ही पार्थ की रूह कांप उठी। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो अब प्रिंस को खत्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके नाम से ही उसके भीतर का राक्षस भी थरथराने लगा था। अभी उसने प्रिंस के 81 स्वॉर्ड सेंट वारों का सामना किया था। पार्थ ने आसमान की ओर देखा, जहां प्रिंस पागलपन से वादान और उसके साथियों को कुत्तों की तरह भगा रहा था। उसने मारने की तो दूर की बात, वो अब उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पार्थ ने तुरंत भागने की सोची और वो जल्दी से दूसरी तरफ उड़ गया। क्या तू भागना चाहता है? हातिम गुस्से से बोला, क्या हमारे मास्टर ने तुझे जाने के लिए कहा? हातिम हवा में उछला और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उसने अपने हथौड़े को पार्थ के सिर पर दे मारा, नीचे आ जा।
एक तेज धमाके के साथ पार्थ का शरीर नीचे गिर पड़ा। वो अभी बुरी तरह से घायल था और हातिम के इस वार से अपना बचाव नहीं कर सका। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, भाग निकलना। जैसे ही उसे नीचे पटका गया, वो फिर से उठा और हवा में उड़ गया। तू अभी भी भागना चाहता है? मीनराज ने अपने जल डोमेन का उपयोग किया और जोर से चिल्लाया, नीचे आ जा। पार्थ फिर से नीचे गिरा, लेकिन फिर से उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार अरहत ने उसे नीचे पटक दिया और फिर वीरन ने उसे काबू में किया। अब वो इतना डर गया कि उसके होश उड़ चुके थे। प्रीच और उसके साथी पहले ही भाग चुके थे। अब पार्थ के पास उठने की हिम्मत नहीं बची थी। चारों वॉर गॉड्स ने पार्थ को घेर लिया। हातिम ने हंसते हुए कहा, हिम्मत है तो जरा हिल के दिखा। पार्थ जमीन पर घुटने टेक कर कांपते हुए बोला, अरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। ये सब उन अमर जीवों की चाल थी, ये सब उनकी वजह से हुआ। हातिम चिल्लाया, तेरे जैसा आदमी हमारे मास्टर से निदा छीनने चला था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पार्थ तुरंत बोला, मुझे खेद है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक कीड़ा हूँ। निदा प्रिंस की है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ। इस समय दक्षिण क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली योद्धा पार्थ की ये स्थिति थी कि वो घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहा था। चारों वॉर गॉड्स उसकी इस हालत पर घृणा से भर गए। प्रिंस हवा में छलांग लगाता रहा, पर 10,000 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। वह बस लाचार होकर देखता रह गया। उसका गुस्सा चरम पर था। जमीन पर लौटने के बाद उसने पार्थ की ओर देखा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। प्रिंस जोर से कदम बढ़ाता हुआ पार्थ के पास पहुंचा। पार्थ डर के मारे कांपने लगा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह बोलने लगा, प्रिंस, मुझे मत मारो, मत मारो। निदा तुम्हारी है, स्वर्ग संप्रदाय भी तुम्हारा है। मुझे मत मारो, मुझे कुत्ता बना लो, लेकिन मुझे जाने दो। प्रिंस ने बिना कोई दया दिखाए ठंडे स्वर में कहा, तेरे जैसे लोग मेरे कुत्ते बनने के लायक भी नहीं हैं, मर जा। प्रिंस ने आगे बढ़कर ड्रैगन स्लेयर से वार किया और पार्थ का सिर वहीं गिर पड़ा। उसकी एक झटके में मौत हो गई। पार्थ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि उसका डर उसे अंदर से कमजोर कर चुका था, वरना आत्मवीर स्तर का योद्धा इस तरह आसानी से नहीं मारा जाता। प्रिंस ने तुरंत अपने मन में कहा, स्ट्राइकिंग मूल्य जारी करो। बधाई हो प्रिंस, पार्थ को मारने पर तुम्हें 500,000 एक्सपी पॉइंट्स, 40,000 ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। बधाई हो प्रिंस, तुम्हें इमोर्टल हथेली तकनीक मिली है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? बधाई हो प्रिंस, तुम्हें प्राचीन सम्राट ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो प्रिंस, तुम्हें इंद्रधनुष दिव्य तलवार प्राप्त हुई है। बधाई हो प्रिंस, तुम्हें धरती मणि प्राप्त हुई है। जैसे ही प्रिंस ने इंद्रधनुष दिव्य तलवार देखी, उसका दिल धड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, पूर्वज, एक दिव्य तलवार मिली है, इसे निगल लो और जल्दी से अपनी शक्ति भर लो। बीते दिनों में जब भी कोई दिव्य वस्तु गिरती, रुद्रदेव उसे तुरंत निगल लेते थे, पर इस बार इंद्रधनुष दिव्य तलवार अभी भी स्पेस रिंग में थी और पूर्वज रुद्रदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रिंस घबरा गया। उसने चिंतित होकर कहा, पूर्वज, आप इसे क्यों नहीं निगल रहे? क्या ये तलवार बहुत छोटी है? माया दर्पण ले लो, आप सब कुछ निगल सकते हैं। ड्रैगन स्लेयर तक ले लो, आप क्यों नहीं ले रहे? आपको क्या हो गया है? उसी समय वादान की आवाज़ अचानक आकाश में गूंज उठी। व्यासदेव, डीमन स्लेयर को मारकर तुमने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तुम्हें अमर महल द्वारा वांछित घोषित कर दिया जाएगा। हा 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 हा, अब तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा पीछा अनंत काल तक किया जाएगा। वादान दूर नहीं गया था। वो इंतजार कर रहा था ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि क्या पार्थ वास्तव में मारा गया था। यदि वह पार्थ को नहीं ले जा सका तो उसे दिक्कतें पैदा करनी थीं। उसका मकसद था व्यासदेव को शाश्वत विनाश की ओर धकेलना। जहां तक प्रिंस की बात थी, एक बार व्यासदेव को एल्डर के पद से हटवाने के बाद प्रिंस कोई समस्या नहीं था। इसके बाद वादान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, प्रिंस, भागने की कोशिश मत करना। अगर हिम्मत है तो अमर द्वीप आओ। कुत्ते। प्रिंस के दिल में गुस्सा पहले से ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था और वादान की बातों ने आग में घी डालने का काम किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ बुड्ढे, अगर हिम्मत है तो भाग मत, नीचे आ और देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। हमफफ। वादान ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, मैं अमर द्वीप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर हिम्मत है तो वहां आना। इतना कहकर उसकी आकृति गायब हो गई। वो रोशनी में बदलकर क्षितिज में विलीन हो गया। वो अब जल्द से जल्द अमर महल वापस जाना चाहता था। उसे व्यासदेव और प्रिंस को शाश्वत नाश के कगार पर लाना था। वो अमर महल के एल्डर्स को उन दोनों के खिलाफ करना चाहता था। प्रिंस को उनकी कोई परवाह नहीं थी और उसने गुस्से में कहा, मैं जरूर अमर द्वीप आऊंगा, बस इंतजार कर। व्यासदेव ने नीचे उतरकर प्रिंस की ओर देखा और उत्साहित स्वर में कहा, वाह लड़के, जैसा कि सिंह वंश के लोगों से उम्मीद थी, तुम बहादुर और शक्तिशाली हो। हा हा हा। प्रिंस ने हल्के स्वर में कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। व्यासदेव बोले, यह क्या कह रहे हो?
तुम्हारी सहायता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। सिंह वंश एक समय में पूरे तरंग महाद्वीप पर एक अमर शक्ति थी। वे निस्संदेह शासक थे, लेकिन उस रहस्यमय आपदा ने सिंह वंश को उल्कापिंड की तरह गिरा दिया। अब प्रिंस ने उस वंश की ज्योति को एक बार फिर से जलाया और ये वंश निश्चित रूप से फिर से उठेगा। व्यासदेव बहुत उत्साहित थे कि वह प्रिंस की मदद कर सके। फिर उन्होंने देखा कि प्रिंस के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जिसमें जरा भी खुशी नहीं थी। व्यासदेव ने पूछा, तुमने अमर महल के इम्मोर्टल योद्धाओं को हरा दिया, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? वे अमरद्वीप के शीर्ष योद्धा थे, वे साधारण लोग नहीं हैं। ये सही था कि उन्हें पूरी तरह से हराना उत्साहित करने वाली बात थी, लेकिन प्रिंस खुश नहीं हो पा रहा था, बल्कि उसका दिल और अधिक डूबा हुआ था। शुरुआत में उसने सोचा था कि आत्मवीर बनने के बाद वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और पार्थ को हरा देगा, लेकिन अब इतना शक्तिशाली होना भी काफी नहीं था। वो जितना सोच रहा था, उसे उतना ही लग रहा था कि वो वादान और शरभंग जैसे योद्धाओं के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। उसकी शक्ति डार्क ड्रैगन गॉड या पूर्वज रुद्रदेव की वजह से थी, न कि उसकी अपनी शक्तियों के बलबूते तो वो वादान को छू भी नहीं सकता था। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि पूर्वज रुद्रदेव को क्या हुआ है। वो किसी भी चीज को अवशोषित नहीं कर रहे थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस समय कितने कमजोर थे, और प्रिंस को नहीं पता था कि वो उनकी मदद कैसे करे। ये बात उसको अंदर से खाए जा रही थी। प्रिंस ने व्यासदेव की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आपके पास ऐसा कोई जादुई खजाना है जो एक शेष आत्मा को पुनः स्थापित कर सके? क्या प्रिंस पूर्वज रुद्रदेव की मदद कर पाएगा? आखिर वादान अब क्या करने वाला था? क्या ऐसा कोई खजाना या औषधि जो बिखरी आत्मा को सुधार सके? व्यासदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने ऐसी कोई अद्भुत वस्तु नहीं देखी, लेकिन एक औषधीय वनस्पति इथर्नल रूट के बारे में प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा के शेष अंश को शक्ति दे सकती है। लेकिन तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? प्रिंस की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने तुरंत पूछा, आदरणीय, क्या आपके पास यह औषधि है? मैं बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। प्रिंस के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। चाहे इसका प्रभाव हो या ना हो, वो इसे आजमाने के लिए तैयार था। व्यासदेव ने गंभीरता से कहा, इथर्नल रूट अमरद्वीप में एक इथर्नल पहाड़ी की चोटी पर उगती है। वहां पक्षी भी नहीं पहुंच सकते, वानर और बांदर भी चढ़ नहीं सकते, बहुत कम योद्धा वहां तक पहुंच पाए हैं। मैंने केवल एक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख पढ़ा है और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अमरद्वीप, इथर्नल पहाड़ी। प्रिंस ने एक पल के लिए सोचा, एक नज़र अपने पीछे खड़े सिंह परिवार के लोगों पर डाली और फिर व्यासदेव से कहा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? मुझे ये जल्दी से जल्दी चाहिए, मुझे किसी की जान बचानी है। व्यासदेव थोड़ा झिझके और बोले, अभी। प्रिंस ने दृढ़ स्वर में कहा, जितना जल्दी हो सके। पूर्वज रुद्रदेव की आत्मा और कितनी देर तक स्थिर रह सकेगी, ये प्रिंस नहीं जानता था। वो केवल ये जानता था कि अब उसे इथर्नल रूट किसी भी कीमत पर लानी होगी। वो किसी भी हालत में पूर्वज रुद्रदेव को बचाना चाहता था। एक वही थे जो हमेशा उसके साथ खड़े थे। अगर वो ना होते तो प्रिंस कब का कहीं मर गया होता। व्यासदेव ने प्रिंस को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। निदा, हातिम, मीनराज और अन्य साथी भी उसके पास आ गए। रूबी और वीना की आंखों में चिंता थी, लेकिन उनका समर्थन अटूट था। प्रिंस की चिंता को समझते हुए वज्रनाथ सिंह ने आगे बढ़कर कहा, प्रिंस, जो तुम्हें करना है करो, परिवार की चिंता मत करो। मास्टर, स्नो वाइट और आइस फायर भी उसके पास आए। प्रिंस ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ करना, मेरा पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे किसी की जान बचानी है, इसलिए मुझे जाना होगा। स्वर्ग संप्रदाय का मामला सुलझाने के बाद प्रिंस अपने दादा के साथ शतरंज खेलना चाहता था। रूबी, वीना और बाकी लड़कियों के साथ घूमना चाहता था। जीवन और युद्ध से जुड़ी कथाओं के बारे में सिंह सेना के साथ चर्चा करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास उतना समय नहीं था। व्यासदेव ने सभी की क्षमता को देखकर कहा, आप सभी में अपार प्रतिभा है। आधे वर्ष के बाद सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा होगी, आपको उसमें भाग लेना चाहिए। वहां आप अपने कौशल को और निखार सकते हैं। इतना कहकर उसने प्रिंस की ओर देखा। प्रिंस ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी वहां आऊंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। इसके अलावा वादान और शरभन को हराना उसका उद्देश्य था। उसे अपने और अपने पूर्वज के सम्मान के लिए ये करना ही था। आधे साल बाद हम सप्तचर्क महाविद्यालय में इकट्ठा होंगे। मैं तुम लोगों का वहां इंतजार करूंगा। प्रिंस ने सभी को देखा और फिर स्नो वाइट और आइस फायर से कहा, तुम दोनों यहीं रुको और आधे साल बाद सभी के साथ सप्तचर्क महाविद्यालय में आना। स्नो वाइट और आइस फायर ने दृढ़ता से सिर हिलाया, ठीक है मास्टर। रूबी, वाणी, निदा, तुम सब भी आना। प्रिंस ने अपनी भावनाओं को काबू किया और व्यासदेव की ओर मुड़ गया। वरिष्ठ, चलो। वज्रनाथ सिंह ने अंतिम बार प्रिंस से कहा, बेटा सावधान रहना। यंग मास्टर, अपना ख्याल रखना, रूबी ने कहा। भाई फिक्र मत करो, हम सप्तचर्क महाविद्यालय में जरूर आएंगे।
यंग मास्टर, व्यासदेव ने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक तलवार तुरंत उसकी सामने उड़ती हुई दिखाई दी। वो उस पर उछलकर चढ़ गया। उसके बाद प्रिंस भी, चलो, प्रिंस ने कहा, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि अगर उसने पलट कर देखा तो वो खुद पर काबू नहीं कर सकेगा और उसकी उमड़ती भावनाएं आंखों के जरिए बहने लगेंगी। व्यासदेव ने प्रिंस से कहा, तैयार हो जाओ, यात्रा लंबी और खतरों से भरी होगी। तलवार हवा में चमकी और दोनों क्षितिज में गायब हो गए। वहीं वज्रनाथ सिंह का शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू कर अपने साथियों से कहा, हम प्रिंस पर बोझ नहीं बनेंगे। इस बार दक्षिण तरंग महाद्वीप को यह दिखाना होगा कि यहाँ वीरों का जन्म होता है। हम सप्तचर्क महाविद्यालय में बताएंगे कि असली कचरा कौन है। एक दिन बाद अमर महल में, क्या बुजुर्ग सर्गेश्वर का गुस्सा उफान पर था। डीमन स्लेयर मर चुका है। किसकी इतनी हिम्मत हुई। वादान का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसने इसे साफ नहीं किया। जब वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप से अमर द्वीप पर लौटा तो वह तुरंत अमर महल में बुजुर्ग से मिलने आ पहुंचा। बुजुर्ग सर्गेश्वर का गुस्सा वादान की उम्मीदों के अनुरूप था। वादान के चेहरे पर एक कपट भरी मुस्कान थी और उसने कहा, बुजुर्ग सर्गेश्वर, ये एल्डर व्यासदेव का काम है। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने अपनी भौहें तान लीं। व्यासदेव, ये सुनकर सभी एल्डर्स के बीच में खलबली मच गई। व्यासदेव ने डीमन स्लेयर को मार डाला। डीमन स्लेयर एकमात्र उम्मीद थी इस दुनिया को राक्षसों के प्रकोप से बचाने की। एक डीमन स्लेयर को ढूंढना और उसे तैयार करना कोई आसान काम नहीं था और वह ऐसे ही खत्म हो गया। बुजुर्ग सर्गेश्वर का गुस्सा अब चरम पर था। तभी एक एल्डर ने कहा, बुजुर्ग सर्गेश्वर, व्यासदेव भले ही एक शून्यवीर हों, लेकिन उसका खून डेविल वंश का है और उसके पूर्वज भी प्राचीन डेविल्स थे। संभवतः इस बार उसका दक्षिणी तरंग महाद्वीप में जाना और डीमन स्लेयर को मारना एक सोची समझी साजिश थी। ये बात पूरी होते ही सभी एल्डर्स की आंखों में चौंकने का भाव उभर आया। बुजुर्ग सर्गेश्वर की भौहें सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में मारक इरादे की चमक आ गई। इसके बाद उन्होंने गरजते हुए कहा, अमर आ गया। शून्य शिकारी दल व्यासदेव को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। अगर वो विरोध करे तो बिना दया के उसे खत्म कर दो। आदेश पूरा होते ही बुजुर्ग सर्गेश्वर ने अपनी हथेली से एक अमर आज्ञा भेजी, जो हवा में जाकर विस्फोट कर गई। ठीक उसी समय अमर महल के ऊपर से 18 किरणें निकलीं। ये सभी अमर महल के सर्वोच्च योद्धा शून्य शिकारी दल के सदस्य थे। वादान ने अपने मन में कहा, व्यासदेव, बस अब तुम्हारे मरने का इंतजार है। पहले तुम्हें मरोगे, फिर प्रिंस और उसका परिवार। इस बार मैं उनके वंश को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने कहा, एल्डर वादान, एल्डर शर्भंग, भले ही तुम इस बार डीमन स्लेयर वापस नहीं ला सके, लेकिन तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं हैं। तुम दोनों 1 साल के लिए अमर गुफा में ठहर सकते हो। अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करो और अमर महल के लिए डीमन स्लेयर की तलाश जारी रखो। वादान और शर्भंग के चेहरे चमक उठे। वे तुरंत जमीन पर झुक गए और बोले, धन्यवाद बुजुर्ग सर्गेश्वर। कई एल्डर उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। दूसरी ओर व्यासदेव ने सोचा भी नहीं होगा कि वादान ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया होगा और उसे अमर महल का एक विद्रोही बना दिया होगा। लेकिन वो जानता था कि प्रिंस ही असली डीमन स्लेयर है। उसकी शक्तियां वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर रही थी। यात्रा के दौरान व्यासदेव ने प्रिंस को उसके परिवार के गहरे रहस्यों के बारे में कुछ जानकारी दी, लेकिन अभी भी सिंह परिवार के ऐसे बहुत से रहस्य थे जो खुलकर सामने नहीं आए थे। प्रिंस ने पहले सोचा था कि उसके पिता आलोक सिंह अमर द्वीप पर होंगे, लेकिन व्यासदेव के अनुसार वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। प्रिंस अब तक केवल इतनी जानकारी जुटा पाया था कि एक अप्रत्याशित घटना के बाद सिंह वंश के योद्धा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसके पीछे क्या छिपा था, कौन था, किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि हजारों साल पहले के कुलपति ध्रुवसेन भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। वो तो इसे सुझाने के लिए पाताल लोक तक जा पहुंचे थे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं पता चला। क्या ये सब कोई बड़ा षड्यंत्र था? प्रिंस ने सोचा, शायद ड्रैगन स्लेयर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने और डार्क ड्रैगन गॉड को जागृत करने के बाद ही मुझे कोई जवाब मिलेगा। लेकिन ड्रैगन स्लेयर अभी किस स्तर पर है और इसे पूर्णता तक पहुंचाने के लिए और कितने चरणों की जरूरत है, मुझे खुद नहीं पता। तभी उसे कुछ याद, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र सिस्टम ने उस जगह को ढूंढने का मुझे एक मिशन दिया था। इसके अलावा पूर्वज ध्रुवसेन ने भी उस जगह का जिक्र किया था। शायद मुझे वहां कोई जानकारी मिल सकती है। प्रिंस ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भले ही रास्ता कठिन हो, मैं इसे पूरा करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और वैसे भी मुझे अब तक कोई रास्ता नहीं मिला है जिससे मैं अपने उस समय और दुनिया में जा पाऊं जहां से मैं आया था। पता नहीं मेरी उस दुनिया के दादा और बहन किस हाल में होंगे। प्रिंस का असल मकसद न केवल अपनी दुनिया में वापस जाना था, बल्कि उसी समय में वापस जाना था जब वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए मारा गया था। लेकिन समय में यात्रा करना और उस दुनिया में वापस जाने का उसे अब तक कोई तरीका नहीं मिला था। वो अब तक हजारों प्राचीन किताबें पढ़ चुका था, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
ये दुनिया और समय शायद एक अलग ही रेल्म था। अगर प्रिंस को इस रेल्म के पार जाकर समय में यात्रा करनी थी तो उसे और भी शक्तिशाली बनना होगा और ताकत की उस ऊंचाई पर पहुंचना होगा जहां अब तक कोई ना पहुंचा हो। हालांकि प्रिंस इस दुनिया के रिश्तों को भी साथ लेकर चलना चाहता था और उसकी जो जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा करना था, क्योंकि कोई तो वजह रही होगी जो वो इस दुनिया में आया। शायद स्वर्ग उससे कुछ करवाना चाहता था। व्यासदेव ने प्रिंस को गहरी सोच में गुम देखा तो धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हर सवाल का जवाब मिलेगा और अपनी ब्लड लाइन को लेकर भी परेशान ना हो। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पहले पूर्वज के पास भी शून्य ड्रैगन ब्लड था। अगर वो इस दुनिया के महान योद्धा बन सकते हैं तो तुम भी वही कर सकते हो। प्रिंस हल्के से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। उसे अपनी ब्लड लाइन के बारे में चिंता नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि ये शून्य ड्रैगन ब्लड का रहस्य भी सिंह परिवार के रहस्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये रहस्य जितना गहरा था उतना ही हल करने के करीब भी। प्रिंस को यकीन था कि अगर वो फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र तक पहुंच गया तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। आधे महीने बाद व्यासदेव ने अपनी तलवार को एक पहाड़ी की चोटी पर रोका। पहाड़ी के जड़ में एक छोटा सा गांव था। हालांकि यह ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भीड़ भाड़ वाला था। व्यासदेव ने प्रिंस की ओर इशारा करते हुए कहा, इस गांव से प्रवेश करोगे तो इथरनल पर्वत पर पहुंचोगे। वो जो बादलों में ऊंचा खड़ा पर्वत देख रहे हो वही इथरनल पर्वत है। कहानियों के अनुसार इथरनल रूट उस पर्वत की चोटी पर उगती है, लेकिन इसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। प्रिंस ने अपने सामने पर्वत की ओर देखा जो बादलों में छिपा हुआ था। दूरी के बावजूद उसे पर्वत से निकलने वाली शक्ति का एहसास हो रहा था। फिर दोनों गांव की ओर बढ़ गए। गांव में हर गली में चर्चा हो रही थी, अरे तुमने सुना, इथरनल पर्वत पर एक इमोर्टल बीस्ट दिखाई दिया है, उसे मारने पर एक इमोर्टल रूट मिल सकती है। तुम सिर्फ सुन रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं कि गांव में पिछले कुछ दिनों में कितने अनजान लोग आए हैं? वो सभी लोग उसी इमोर्टल बीस्ट के लिए आए हैं। यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। मुझे पता चला है कि सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग भी यहाँ आए हैं। क्या सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग यहाँ? सिर्फ वही नहीं, काल महाविद्यालय के लोग भी आए हैं। लगता है ये दोनों महाविद्यालयों की कोई बड़ी प्रतियोगिता होगी। प्रिंस ने व्यासदेव से पूछा, वरिष्ठ, यह इमोर्टल रूट क्या होता है? ये सुनते ही लोग उसे घूरने लगे। गांव का गंवार लगता है, किसी ने फुसफुसाया। प्रिंस ने उन बातों को अनसुना किया। व्यासदेव ने उसे समझाया, इमोर्टल रूट शक्ति बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है। यह अलग अलग स्तर की होती है, पर इसे केवल इमोर्टल बीस्ट्स को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ इसी तरह की इमोर्टल जड़ी बूटियां होती है, लेकिन ये चीजें बेहद दुर्लभ हैं। मुझे भी अब तक केवल 6 इमोर्टल रूट्स मिली है, जिनमें से 3 तो मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल की और 3 मुझे भाग्य से मिली। सब भाग्य पर निर्भर है। अगर तुम्हें इस अमर द्वीप पर अपनी शक्ति बढ़ानी है तो इमोर्टल रूट और इमोर्टल जड़ी बूटियों के बिना ये करना लगभग असंभव है। वैसे अमर ऊर्जा अवशोषित करके और पिल्स को ग्रहण कर भी शक्तियों का बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें तुम्हें दशकों लग जाएंगे, फिर भी एक सर्वोच्च योद्धा नहीं बन पाओगे। फिर व्यासदेव ने प्रिंस को देखा और कहा, तुम एक आत्मवीर हो, लेकिन अमर द्वीप पर यह सबसे निचले दर्ज का योद्धा होता है। अगर तुम्हें जल्दी शक्तिशाली बनना है तो यह इमोर्टल रूट्स बेहद जरूरी हैं, लेकिन इन्हें पाना उतना आसान नहीं है। ये तुम अपनी आंखों से देख ही सकते हो कि केवल एक इमोर्टल रूट के लिए सप्तचर्क महाविद्यालय और काल महाविद्यालय जैसे शक्तिशाली अस्तित्व भी कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह टूट पड़े हैं। व्यासदेव ने गहरी सांस ली और कहा, वास्तव में यह इमोर्टल बीस्ट भी बहुत दुर्लभ है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि एक इमोर्टल बीस्ट यहाँ है। लगता है जल्द ही इथरनल पर्वत पर एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रिंस ब्रो, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। आखिर क्या होने वाला है प्रिंस की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। अमरद्वीप पर दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को सबसे निचले स्तर का योद्धा माना जाता था। दक्षिणी तरंग महाद्वीप में ट्रियो एनर्जी पाई जाती थी, लेकिन यहाँ की ऊर्जा अमर ऊर्जा थी। कुछ इसी तरह ही यहाँ की शक्तियों का विभाजन स्तर भी अलग था, जैसे 1 आत्मवीर, 2 उद्यमवीर, 3 शून्यवीर, 4 रक्तवीर, 5 स्वर्णवीर, 6 मूलवीर, 7 स्वर्गवीर, 8 दिव्यवीर, 9 अनंतवीर। यहाँ की हर चीज का स्तर दक्षिणी तरंग महाद्वीप की हर एक चीज से अलग था और शक्तिशाली भी। तभी गांव के उत्तरी भाग से भारी गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत टूटकर गिरा हो। लोगों में हड़कंप मच गया। आर्यन और व्यासदेव ने भी आवाज की दिशा में देखा। गांव पर बीस्ट्स ने हमला कर दिया है, किसी ने जोर से चिल्लाया। इन कुछ शब्दों को सुनते ही आर्यन की आंखों में चमक आ गई और उसका दिल उत्साह से भर गया। ओह, ये तो सीधा एक्सपी पॉइंट्स अर्जित करने का मौका है। ये कोई हमला नहीं, बल्कि मुझे शक्ति बढ़ाने का मौका देने जैसा है।
उसने भागते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं पहले देख कर आता हूँ। व्यासदेव की अनुमति का इंतजार किए बिना आर्यन भीड़ में से भागते हुए सीधे पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। अमृतद्वीप हो या दक्षिणी तरंग महाद्वीप, पाताल लोक हो या स्वर्गलोक, आर्यन के लिए सबसे जरूरी चीज एक्सपी पॉइंट्स थी। उसे किसी और योद्धा के जैसे शक्ति बढ़ाने के लिए इमोर्टल रूट और इमोर्टल जड़ी बूटियों जैसी चीजों की जरूरत नहीं थी। उसे केवल एक काम करना था, मारना। अरे रुको, व्यासदेव हक्का बक्का रह गए। जब तक वह कुछ समझ पाते, आर्यन पहले ही उस भागती हुई भीड़ में गायब हो चुका था। जहां सब लोग डर से इधर उधर भाग रहे थे, वहीं आर्यन अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। व्यासदेव आर्यन को अब तक समझ नहीं पाए थे, लेकिन आर्यन को कुछ हो ना जाए इसका ख्याल रखना जरूरी था, वो भी उसके पीछे हो लिए। साथ ही उन्होंने मन ही मन अंदाजा लगाया कि बिस्ट्स का गांव पर आक्रमण का कारण कहीं वो इमोर्टल बीस्ट तो नहीं है। भागो भागो, बिस्ट्स ने हमला कर दिया है। सप्तचर्क महाविद्यालय के योद्धा यहाँ नहीं है क्या वे कोई कदम नहीं उठाएंगे? और काल महाविद्यालय के योद्धा। गांव में लोग जान बचाने के लिए पागल होकर भाग रहे थे। भीड़ के बीच लोग चिल्ला रहे थे। कई लोग जानते थे कि सप्तचर्क महाविद्यालय और काल महाविद्यालय के योद्धा गांव में मौजूद हैं, मगर वो कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। वहीं एक चाय घर के शानदार कक्ष में, जरगुल भाई, लगता है उस इमोर्टल बीस्ट पर हमारी दवा ने बखूबी काम किया है। सप्तचर्क महाविद्यालय की पोशाक में सजे एक युवक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। वो एक पॉइजन मास्टर था। कक्ष में 5 लोग मौजूद थे। इन 5 लोगों की अपनी पूरी एक टीम थी, जिनमें से हर कोई अपनी कलाओं में निपुण था। जरगुल भाई, क्या हमें कुछ करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गांव तबाह हो जाएगा। अगर यह बीस्ट्स पागलों की तरह ऐसे ही आते रहे तो इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक दुबला पतला सा आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम चारों का दिमाग खराब हो चुका है? इनकी मौत से हमारा क्या लेना देना? अगर ये चींटियां मर जाए तो इन्हें मरने दो। जितनी जल्दी मरेंगे उतनी जल्दी ही इनका पुनर्जन्म होगा। हम यहाँ उन्हें बचाने नहीं आए हैं, बल्कि इमोर्टल बीस्ट के लिए आए हैं, समझे? यह जरगुल नाम का आदमी उनका लीडर था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाकी 4 जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने इन आम लोगों की जान को कभी महत्व नहीं दिया। जहर का इस्तेमाल करने से पहले ही उन्हें पता था कि इमोर्टल बीस्ट बेकाबू हो जाएगा और यह बीस्ट उसके डर से जंगल से बाहर निकलकर इस गांव पर हमला कर देंगे। उन्हें पहले से ही ये सब पता था, लेकिन उन्होंने आम लोगों के बारे में सोचा भी नहीं। वो उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखते थे। यही इस क्रूर दुनिया का चलन था। तो क्या हुआ अगर वो सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग थे? वो सभी बस अपने बारे में सोच रहे थे। जहां तक कमजोरों की बात थी, उन्हें केवल चींटियों की तरह कुचला जा सकता था। इस युग के विशाल पहिए ने उन्हें कुचल दिया। उनके पास ना तो कोई सम्मान था और ना ही कोई मानवाधिकार। ये बात दक्षिणी तरंग महाद्वीप में सच थी, लेकिन ये अमरद्वीप उसका जीता जागता सबूत था। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो अपने निजी कमरे में आराम से चाय पी रहे थे, गलियों में जान बचाने के लिए भागते कमजोर लोगों को देख रहे थे और समय समय पर जोर से हंस रहे थे। वहीं दूसरी ओर काल महाविद्यालय के लोगों का भी यही हाल था। शायान भाई, लगता है उस जरगुल ने इमोर्टल बीस्ट के खिलाफ अपना कदम उठा लिया है, एक छोटे से जंगल में एक आदमी ने कहा। आगे खड़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, कोई जल्दी नहीं, लेकिन शायान भाई, इस गांव के गरीब लोग, ये अमरद्वीप है। अगर सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग ही उन्हें बचाने की परवाह नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों करनी चाहिए? और वैसे भी हमें अभी अपनी ताकत को संभाल कर रखना होगा ताकि इमोर्टल बीस्ट और जरगुल से निपट सकें। जहां तक इन चींटियों की बात है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। किसी को भी कमजोरों की परवाह नहीं थी। इस बीच आर्यन पागलों की तरह गांव के द्वार की ओर दौड़ रहा था। दूर पहाड़ियों पर घने जंगल के बीच धूल और रेत उड़ रहे थे। आकाश और धरती पर फैले बीस्टों का सैलाब गांव की ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब मजा आएगा। ये एक्सपी पॉइंट्स कमाने का अच्छा मौका है। आर्यन की आंखों में जोश और दिमाग में केवल बीस्ट्स को मारने की योजना थी, लेकिन उसका मन इस समय बेचैन था। ये छोटा सा गांव, जिसकी दीवारें भी केवल लकड़ी की बाड़ से बनी थीं, किसी भी तरह से बीस्ट्स के इस सैलाब का सामना करने में सक्षम नहीं था। यदि वो खतरनाक बीस्ट यहाँ पहुंचे तो गांव के सभी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। आर्यन के मन में हलचल मची हुई थी। अब क्या किया जाए? उसकी आंखों में चिंता की झलक थी, लेकिन धीरे धीरे वह दृढ़ता में बदलने लगी। उसने खुद से कहा, मुझे इन गांव वालों की रक्षा करनी चाहिए। आर्यन गांव की सुरक्षा दीवार पर खड़े एक सैनिक के पास गया। वो सैनिक डर के मारे पसीने से लथपथ था। उसका शरीर थरथरा रहा था। अगर उसके अंदर थोड़ा भी जिम्मेदारी का भाव नहीं होता तो वो अब तक भाग चुका होता। सैनिक ने आर्यन की ओर देखा और झल्लाते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम तो बस एक आत्मवीर लगते हो। यहाँ से भाग जाओ वरना मर जाओगे। आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया।
उसने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास कुल कितने लोग हैं? सैनिक ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें पता भी है कि यह क्या है? भले ही यह पहली बार है जब मैंने बीस्ट्स का हमला देखा है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना बहुत बार है। जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? हर कोई मारा जाएगा। यहाँ से नीचे उतरो और अपनी जान बचाओ। उसकी आवाज़ डर और तनाव से कांप रही थी और बात करते हुए उसने अपना गुस्सा आर्यन पर उतार दिया। आर्यन ने एक पल भी गंवाए बिना उसकी कमीज पकड़ ली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सैनिक की आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में कहा, सुनो, मैंने इतने बीस्ट को मारा है जितना तुमने सुना भी नहीं होगा। अगर अपनी और अपने लोगों की जान बचानी है तो जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करो और मेरे आदेश मानो, समझे? सैनिक सन रह गया। उसके पास ना कोई योजना थी और ना ही हिम्मत। आर्यन के आत्मविश्वास ने उसके अंदर की घबराहट को थोड़ी देर के लिए दबा दिया। कुछ सैनिक उनकी ओर लपके, लेकिन जैसे ही आर्यन ने एक कठोर नजर डाली वे सहम गए और रुक गए। उस पहले सैनिक के चेहरे पर डर और कुछ असमंजस था। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो दिखाओ। आर्यन ने सिर हिलाया और जल्दी से कहा, तुरंत सभी सैनिकों को धनुष और तीर दे दो। गोलों और गुलेलों को तैयार करो। क्या कस्बे में मिट्टी का तेल है? जो भी मिट्टी का तेल है उसे तुरंत जमा करो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। आर्यन की आवाज़ तेज और अधिकारपूर्ण थी। सैनिक जल्दी से हरकत में आ गए। कुछ लोग शायद आर्यन पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ बस व्यस्तता के कारण डर को भूल गए थे। लेकिन एक बात साफ थी, अब उनमें पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वहीं एक कोने में व्यासदेव खड़े होकर यह सब देख रहे थे। आर्यन के जज्बे और कौशल को देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये लड़का साधारण नहीं है। ये न केवल एक योद्धा है बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी है। इसके नेतृत्व में राक्षसी ताकतों का विनाश संभव है। आर्यन लगातार दौड़ भाग कर सब कुछ सुनिश्चित कर रहा था। गांव में हर तरफ हलचल मच चुकी थी। आधे घंटे बाद सब कुछ तैयार हो चुका था। धनुष, तीर, गोले गुलेले और मिट्टी के तेल से साथ हर जगह सैनिकों को तैनात कर दिया गया। आर्यन दीवार के पास खड़ा होकर दूर जंगली पहाड़ियों की ओर देख रहा था। वो जानता था कि युद्ध का समय आ गया है। हवा में बीस्ट्स की गंध पहले ही फैल चुकी थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग तैयार रहो। जैसे ही मैं इशारा दूं, आग बरसानी शुरू कर देना। सैनिकों की आंखों में डर तो था, लेकिन आर्यन के निडर अंदाज ने उनमें हिम्मत भर दी थी। अब केवल कुछ ही पलों की बात थी जब बीस्ट्स गांव के द्वारा पर होंगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। हर गली, हर मोड़ पर लोग भाग रहे थे। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, अरे जल्दी आकर देखो, एक पागल आदमी गांव के सैनिकों को बीस्ट के हमले से गांव की रक्षा करने का आदेश दे रहा है। दूसरा व्यक्ति चौंकते हुए बोला, क्या ऐसा कोई पागल भी है? तीसरा व्यक्ति चिल्लाया, अरे क्या तुम सब बेवकूफ हो? वहां देखने जाओगे, मरोगे क्या? भागो यहाँ से जल्दी। इस शोरगुल के बीच ज्यादातर लोग अपने सामान और परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन 4 घर के उस कक्ष में सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग अभी भी हंसी मजाक कर रहे थे। इन दिनों लोग कितने बेअक्ल हो गए हैं। अरे बालू, मुझे तो हमेशा से लगता था कि तेरा ही दिमाग कम चलता है, लेकिन अब तो तुमसे भी बड़े बेवकूफ लोग दिख रहे हैं। बीस्ट के सैलाब से लड़ने जा रहा है।